तो सबसे पहले तो दीनदयाल शोध संस्थान की तरफ से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबकी कुशलता की कामना भी करते हैं। और हम बताएं कि हम सब अपने से कुशलता से सब लोग लगे हैं काम करने में दीनदयाल शोध संस्थान की ओर से। आज का जो विषय है एक बहुत गंभीर विषय हम लोगों के सबके सामने बार बार प्रचार माध्यमों के साथ माध्यमों के थ्रू आ ही रहा है, और वो है प्रवासी मजदूरों के संबंध में। तो जब से कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है उसने जिस तरीके से गति पकड़ी और वो एक बहुत बड़ा अपने सामने मुद्दा बनने लगा, तो दीनदयाल शोध संस्थान ने अपने सामाजिक और जो हमारे को जो दायित्व दिए गए थे उनका वहन करते हुए इस मुद्दे के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक सर्वे प्रारंभ किया था। 20 अप्रैल को ही हम लोगों का एक सर्वे प्रारंभ हो गया था और एक महीने से अधिक संस्थान के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में चित्रकूट, गोंडा, अंबाजोगई, बीड़ और दिल्ली में भी जो लोग जा रहे थे उनसे भी बातचीत करने का एक हम लोगों ने बीड़ा उठाया था। बहुत बड़े स्तर पर इसमें इकट्ठा किया गया डाटा और दूसरी संस्थाओं से भी संपर्क किया गया, तो ये अखिल भारतीय स्तर का भी इसमें से कुछ नतीजे निकल कर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण कर्नाटक प्रांत का उनका भी एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट हमारे साथ में शेयर की गई, तो उसके भी हम लोगों ने कुछ नतीजे जो हैं निचोड़ निकाले, उनको आपके सामने भी रखेंगे। डीआरएफ की प्रेरणा से जो संस्थाओं ने करा उनका एक जो निचोड़ है अभी आपके सामने करा जाएगा। और आज हम लोगों का जो चर्चा का बिंदु है, कुल मिलाकर हम लोग अपने आप को सीमित रखना चाहेंगे कि जो प्रवासी मजदूरों के पलायन से समस्याएं या जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उनसे निपटने के लिए आगे का हमारा रोड मैप क्या बनेगा। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम लोगों को सानिध्य मिल रहा है, मार्गदर्शन मिलेगा हमको आशीर्वचन सुनने को कनेरी मठ के परम पूज्य स्वामी जी श्री काट सिद्धेश्वर जी महाराज का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। जी 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 धन्यवाद। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय हमारे केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री हम लोगों के बीच पधार चुके हैं। आपका भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कृषि विकास मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और श्री कमल पटेल जी मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री जी, आप हमारे बीच पधारे हुए हैं। हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के संघचालक जी आदरणीय श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी का भी हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आईसीआर के डीडीजी डॉक्टर एके सिंह जी, डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी, आईआरआई के जॉइंट डायरेक्टर श्री डॉक्टर जेपी शर्मा जी, हमारे डॉक्टर अनुपम मिश्र जी, और हमारे साथ में 311 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं देश के विभिन्न भागों से। 311 बहुत बड़ी संख्या है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हैं, इसमें से बहुत सारे एनजीओस के साथ हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की इस पूरे के पूरे उपक्रम में एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह नेगी जी सतना में जो अपना कृषि विज्ञान केंद्र है, इन्होंने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लेकर काम किया और इन सबका जो एक निचोड़ हम लोगों का अभी तक के सर्वे का, अभी सर्वे का एक पहला चरण पूरा हुआ है, उसका जो निचोड़ आया है वो अपने संगठन सचिव जी दीनदयाल शोध संस्थान के श्री अभय महाजन जी आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभय जी। सभी को नमस्कार। दीनदयाल शोध संस्थान की प्रेरणा से जो सर्वेक्षण हुआ और यहाँ चित्रकूट में 50 किलोमीटर की परिधि में जो हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है, उसमें मोटे तौर पर जो आया है, जितने भी बाहर से हमारे बंधु भगिनी लौट करके आए हैं, 65 से 70% लोग अब वापस नहीं जाना चाहते हैं और उसमें से भी जो लेबर हैं, जो परमानेंट प्रकार का जिनका जॉब है, 30-35% लोग ही
वापस जाना चाहते हैं। इनमें भी आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस, जो भूमिहीन ऐसे ग्रामवासी हैं, ऐसे हैं, और लौट के आने के बाद अब वो जाना तो नहीं चाहते, लेकिन उनके सामने अंधकारपूर्ण भविष्य है। शहर में जो परमानेंट प्रकार के ऐसे लोग हैं और जिनकी आय सीमा का भी एक बहुत बड़ा एनालिसिस किया है, तो लगभग 20,000 से अधिक जो लोग प्राप्त करते हैं वही लोग जाना चाहते हैं। शहरी जिंदगी में झुग्गी झोपड़ियों में या एक छोटे कमरे में 3, 4, 5, 6 लोग रहने वाले, तो अब उन सब का ये कहना है कि हम गांव में किसी भी परिस्थिति में हम गांव में रहेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। शहरी चमक दमक इस सब के कारण तो बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते, अपने परिवार से दूर, अपनों से दूर, बीमारी, कभी कठिनाई परेशानी में अपने लोगों से दूर, और शहर में जो भोजन पद्धति है उस सब से भी अब वो लोग त्रस्त हो गए थे, तो अब वो लोग नहीं जाना चाहते। अब जो लैंडलेस हैं और नियमित रोज की कमाई करके खाने वाले हैं, उनके मन में थोड़ा संभ्रम है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति भी अगर आया है तो उसके लिए, और एक थोड़ी सी जो स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी छुआछूत की जो एक थोड़ी सी हमारे समाज में और विशेष रूप से गांव में क्या जो एक बड़ी समस्या है, उसके कारण भी शहरों की ओर पलायन हुआ था। तो यह सब मुद्दे आए हैं, पूरे डाटा का एनालिसिस हुआ है और बारीकी से करने की आवश्यकता है। अभी हमारे राजेंद्र सिंह नेगी जी करने वाले हैं, उसमें जो गांव के ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें कुपोषण है, संतुलित भोजन है, इस सब के ऊपर, और गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ है, नवजात शिशु है, इस सब दृष्टि से क्या क्या हो सकता है इस पर करने वाले हैं। श्रद्धेय नाना जी का मानना था कि गांव का व्यक्ति गांव में ही रहना चाहिए, तो उसके लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसमें एक महत्वपूर्ण है मनोरंजन का साधन, और सड़क, बिजली, पानी, ये न्यूनतम आवश्यकताएं हों तो गांव का व्यक्ति गांव में ही रहे। चित्रकूट में जो 50 किलोमीटर की परिधि में हम लोग काम कर रहे थे, तो नाना जी का कहना था कि स्वावलंबी ग्राम तो स्वाभिमानी ग्राम, हर व्यक्ति स्वावलंबी होगा तो स्वाभिमानी जीवन व्यतीत कर सकता है। उसमें उनका बहुत बड़ा चिंतन था कि रोजगार के साधन 4 प्रकार के गांव में, मुख्य रूप से कृषि, फिर उसके बाद जल के आधार पर, पशु पालन के आधार पर, और जंगलों के आधार पर, जो जड़ी बूटियां हैं नेचुरली जो वहां से मिलती हैं, इन सब के आधार पर। तो चित्रकूट में इन सब के ऊपर काम चल रहा है, आगे भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से आगे नेगी जी बात करेंगे संक्षिप्त रूप से, बहुत सारे वक्ता हैं, इतना ही मैं निवेदन करना चाह रहा था। भारत माता की जय। धन्यवाद अभय जी। ये जो एक सर्वे का पूरा काम चला, वसंत भैया इसमें एक अच्छी भूमिका बहुत एक्टिवली कर रहे थे, और उन्होंने कल कुछ ऐसी चीजें तैयार भी की हैं जो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। नेगी जी एक संक्षेप में रखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले कुछ चीजों को थोड़ा सा ऐसे समअप करने की दृष्टि से ये बताऊं कि जो केंद्र सरकार ने अभी आत्मनिर्भर भारत का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक हम लोगों के बीच में मंत्र रखा है, वो मंत्र वही है जो अभय जी अभी बता रहे थे कि नाना जी ने जिस स्वावलंबी भारत और स्वाभिमानी भारत, स्वाभिमानी गांव, इन सब की बात की थी। अब हमको उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अपने यहाँ अपन जिस विचारधारा पर काम करते हैं वहां देशानुकूल के साथ में युगानुकूल व्यवस्था हो, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जब हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे तो इन विषयों को भी ध्यान रखेंगे कि हमें कंटेम्परेरी वर्ल्ड में किन किन चीजों की किस किस तरीके से आवश्यकता रहेगी, और हम अपने आप को किस तरीके से उन परिस्थितियों में ढाल सकते हैं। इस पूरी की पूरी समस्या का या परिस्थिति का जो स्वरूप है बहुत ही बड़ा व्याप है, उसका बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हम अगर ये सोचें कि हम एक ही और इतनी जल्दी, अभी तो वो समस्या चल ही रही है, हम उसके बीच में ही बात करने इकट्ठे हुए हैं,
तो हम उस पर किसी नतीजे पर एकदम से आज पहुंचे या हम अपनी दिशा आज तय कर लें, ऐसा संभव नहीं है। और उसका कोई तात्कालिक समाधान ढूंढने का कोई प्रयास भी जो है वो समाधान ढूंढना उचित भी नहीं रहेगा, वो जल्दबाजी होगी। लेकिन देश भर में जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो एनजीओ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली सरकारी एजेंसीज हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? वो किस तरीके से उनसे फीडबैक लिया जा सकता है? किस किस फीडबैक की आवश्यकता होगी और फीडबैक लेने का मैकेनिज्म क्या हो, उसका एनालिसिस करने का मैकेनिज्म क्या हो, क्या तंत्र उसके लिए बनना चाहिए, और फिर हम किस नतीजे पे पहुंचे तो इन संगठनों से क्या सरकार की अपेक्षाएं रहेंगी, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। हमें आज का प्रयास ये रहना चाहिए कि उसके लिए कुछ शुरुआती दिशा निर्देश, शुरुआती रोड मैप वो एक बन जाए, ऐसा हम लोगों का उसके लिए आज एक प्रयास है। हम इसी दिशा में एक छोटा सा जो अपना सर्वे का नेगी जी ने किया, नेगी जी हम लोग बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट्स उसके लें कि जो अपने सर्वे में नतीजे आए हैं वो आप सबके सामने संक्षेप में रख लीजिएगा। आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह नेगी। और कोविड संकट की वजह से जैसे ही प्रवासी मजदूरों का अपने क्षेत्र में आना शुरू हुआ, वैसे ही दीनदयाल संस्थान के प्रबंधन मंडल ने अपने इन प्रवासी मजदूरों का सर्वे का कार्य हम लोगों ने शुरू किया। और उस सर्वे के दौरान जो प्रमुख बिंदु आया, और उसके बाद हमने जो योजना एक मॉडल के तौर पे, जैसे हमारे उप महाप्रबंधक और जी ने हमको कहा भी कि आप एक मॉडल खड़ा करें, तो इस दिशा में हम लोगों ने जो कार्य किया, जो सर्वे हम लोगों ने किया है, तो अपने जो 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 150 ग्राम पंचायतें, ऐसा दीनदयाल संस्थान के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जा करके एक सर्वेक्षण का कार्य, जो लॉकडाउन जो सेकंड फेज के दौरान हमने 16 तारीख से एक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया। तो उसके जो प्रमुख बिंदु जो हम लोगों ने लिए थे भी, कि जब हमने इसका विश्लेषण किया सर्वेक्षण के बाद, ऐसे 34 बिंदुओं पे हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था। और उसमें जो प्रमुख रूप से भी कि जो ये प्रवासी मजदूर है, क्या उनके पास खेती है भी कि नहीं है, तो ये समझ में कि खेती लगभग 51% ऐसे लोग हैं इसमें से जिनके पास खेती नहीं है। 29% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 19% लोग आपने ऐसे हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है, मतलब जोत के आकार भी बहुत कम है इनके पास। दूसरा, जब हम लोगों ने ये कहा, उनसे ये जानना चाहे भी कि जब ये संकट दूर होगा तो क्या आप पुनः अपने उस जो अपना वहां पर जो काम करते थे उस काम पे लौटना चाहोगे कि नहीं। तो जो अपना ये मझगांव क्षेत्र का है, जो अपना मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसमें जो 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम गांव में रह के ही कुछ कार्य करना चाहते हैं। केवल 1.5% लोग ये ऐसे वाहकों की स्थिति में है जो देख रहे हैं कि बोले देखेंगे और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि क्या होता है। और केवल अपने जो 19% के करीब ऐसे लोग थे जिनके जैसे हमारे माननीय संगठन सचिव जी ने बताया कि जो 20,000 से ऊपर पैसा कमाते हैं, तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा है कि हम वापस जाना चाहते हैं। फिर हमने ये कोई किया था भी कि इनका आर्थिक विश्लेषण करने की कोशिश करी, तो ये पाया कि जो इनका जो औसतन जो है, जो इनको पैसा मिलता था, वो लगभग जो है 10,000 के करीब, और 4,500 रुपए उसमें से मासिक इनका खर्चा होता है। उसके बाद हमने ये प्रक्रिया करने की कोशिश की, कैसे करके हम लोग इनको काम से जोड़ने की। तो सबसे पहले हमने ये सोचा भी कि सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के आधार पे इनके कौशल को पहचानने की कोशिश करी, इनकी अभिरुचि क्या है, जमीन कितनी है, परिवार का व्यवसाय क्या है, और इनकी मासिक आमदनी कितनी है। फिर इनको हमने कैटेगराइज करने की, कि जोत के आधार पे कैटेगराइज करने की कोशिश करी। फिर बात आती है कि तुरंत इनको कैसे हम रोजगार से जोड़ सके, जो इमीडिएट रिलीफ इनको दिया जा सकता है। तो अभी जो अपने क्षेत्र में जो यहाँ पे बनोपज कलेक्शन हो रहा था, जो तेंदुपत्ता का, तो हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टरों से बात करके भी कि इन लोगों को, दूसरा ये था भी उनमें एक
जो शर्म भी उनको हो रही थी कि हम कैसे ये शहर से आए, अब कैसे इस काम में लोग हंसी उड़ाएंगे। तो उनको मेन था भी कि अपने संस्थान के जो कार्यकर्ता है, समाज शिल्पी दंपति है, तो उन्होंने मोटिवेशन का काम, ये काम कोई छोटा जो होता है, तो इस प्रकार से उनका मोटिवेशन करके और उन लोगों को जोड़ने का ऐसा हम लोगों ने सोचा। फिर उसके बाद उनकी जो स्किल आइडेंटिफिकेशन, उनके आधार पे जो हम लोगों ने को जोड़ने का काम किया। तो ये जो हम लोगों ने हम जो उनके लिए योजना बनाई, जो अपने भूमिहीन कृषक है, तो वनोपज अपने क्षेत्र में एक प्रमुख आय का साधन है, खासकर जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। तो उसको जोड़ने के लिए हमने बंधन योजना से जोड़ा। दूसरा, इसका जो स्किल था उनके पास, ऐसे लोग जो टेलरिंग का काम करते थे, जैसे हमारा ये डोना पत्तल बनाने का काम है, तो उसको उनके स्किल से कैसे जोड़ा जाए कि अपने जो डोना पत्तल है तो सिलाई का काम पड़ता, तो उसको हमने उससे जोड़ने की कोशिश करी। फिर इसका था कि जो हम कलेक्शन करेंगे, जैसे महुआ है, चिरौंजी है, बेरबेल, तो उसके लिए ऐसे लोगों का जिनको की ड्राइविंग आती हो, ताकि वो गांव गांव से लेकर के उसका कलेक्शन कर सके। फिर वैल्यू एडिशन पे उसके साथ साथ में जो दूसरे व्हाइट वॉशिंग में जो का काम वहां पे करते थे, ये पेंटिंग का काम करते थे, ऐसे लोगों को हम लोगों ने उसमें जोड़ने का प्रयास किया है। फिर अपने जो दूसरा आर्य परियोजना हमारी जो चल रही है, उससे भी जो है पोल्ट्री फार्मिंग है, मशरूम की खेती है, या अपनी बकरी पालन है, इनको हमने जोड़ने की इनको कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक मॉडल हम लोग यहाँ पे खड़ा कर सके। उसके बाद अगर हम देखें तो क्यों हमको वनोपज को हम लोग एक फोकस करके लेके चल रहे हैं, तो अपने यहाँ जो है 2281 मीट्रिक टन अपने क्षेत्र से वनोपज जो है यहाँ पर कलेक्शन होता है। और वर्ष भर अगर हम देखें तो कोई महीना ऐसा नहीं है जब जिस महीने में वनोपज कलेक्शन नहीं होता हो। तो उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन करके, ब्रांडिंग करके और मार्केटिंग तक ले जा सके, तो ये हम लोगों ने योजना इसके बना रहे हैं, और इसमें हम बंधन योजना के तहत जो ट्राइफेड के उसका सहयोग ले रहे हैं। दूसरा था जो अपने में मार्जिनल लैंड होल्डर है, उसमें हम लोगों ने एक तो लाया कि उनको सब्जी का जो हमको अधिक आमदनी दे सके ऐसी फसलें, तो उसमें सब्जी उत्पादन का काम। दूसरा कि गांव से सब्जियों का कलेक्शन करके मार्केट तक पहुंचाने का, जो ठेला, जैसे आपने जो ठेला चलाने का काम करते थे, उन लोगों को इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। मिल्क कलेक्शन जो गांव में होता है, तो ये हम लोगों ने जैसे निकरा में काम किया, तो वहां से ये हम लोगों ने लिया कि जैसे कि मिल्क कलेक्शन एक गांव में शुरू किया, तो 80 से 100 लीटर दूध इकट्ठा हो सकता है गांव में। तो उससे भी अगर हम गांव गांव में इस प्रकार से इनको जोड़ेंगे, तो वहां भी उनको रोजगार मिल सकता है। पोल्ट्री का है, मशरूम का है, ट्रैक्टर और मोटर ड्राइविंग का, तो इनको हमने इससे जोड़ने की कोशिश करी है। उसी के आधार पर जो जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन, तो न्यूट्री सीरियल जो अपने माननीय सेक्रेटरी संजीव जी ने बात करी, तो हमारा ये था कि न्यूट्रिशियल प्रोडक्शन को, क्योंकि जो अपना ये क्षेत्र है रेनफेड एरिया है, तो वहां पर अगर हम न्यूट्रिशियल और उसके वैल्यू एडिशन पे अगर हम ध्यान दें। दूसरा, कुछ लोगों को हम सीड प्रोडक्शन से, जो अपना पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो अपना ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, इसका मार्केटिंग के लिए, तो इसके लिए कहाँ से हम लोग सहयोग, जैसे नाबार्ड से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो विभिन्न योजनाओं को कैसे करके हम लोग योजनाओं का फायदा इनको दिला सके, तो ये हम लोगों ने योजना बनाई। इसके साथ में जो हमने इमीडिएट जो है लोगों को जो रोजगार से जोड़ने के लिए, तो अपने जो है पहली बैठक हमारी जिला पंचायत जो सीओ है उनसे हुई थी, और इतने कृषि विज्ञान केंद्र के में ही आयोजित की थी। विभिन्न अपने जो विभागीय अधिकारियों से मिल करके हम लोगों ने किया भी कि कैसे इन लोगों को, जैसे अपने जो मनरेगा के तहत जो गांव में काम चल रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों ने 108 जो है माइग्रेंट वर्कर को अपने जो है उसमें जोड़े हैं। 142 माइग्रेंट वर्कर जो हमारे अभी जो तेंदुपत्ता कलेक्शन में जो अभी चल रहा है, उसको जोड़ने की कोशिश करी है। नेक्स्ट। तो ये कुल मिलाकर जो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो हमारा ये है भी कि सबसे पहले हम इनकी, क्योंकि कोई भी काम अगर उनकी अभिरुचि के विरुद्ध हुआ तो वो काम से नहीं जुड़ सके, तो हम लोगों ने ये सबसे पहला ये है कि स्किल उनका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस स्किल से संबंधित कार्य से ही उनको जोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने इसमें विशेष ध्यान रखा है। जैसे वनोपज की बात है, तो जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, भूमिहीन है, या उनके पास कुछ सबसे संबंधित जो स्किल है, उसको उससे जोड़ने की कोशिश हम लोगों ने की है। फिर अगला आता है कि हम इनका समूह बनाएं, तो समूह का जो इनका जो इंटरप्राइज जो है, इंटरेस्टेड इंटरप्राइज जिसमें वो करना चाहते हैं, तो उससे अभिरुचि के आधार पे उनके हम लोग समूह बना रहे हैं। फिर उनका क्या क्या उनको स्किल चाहिए उसको ले करने के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर रहे हैं। फिर उसका हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का बात कर रहे हैं।
फिर उसके बाद लास्ट में उनका कि कैसे हम लोग इसको विभिन्न योजनाओं से जोड़ करके उनका जो है वैल्यू एडिशन से संबंधित हम काम आगे कर सकें। डॉक्टर जेपी शर्मा जी, ज्वाइंट डायरेक्टर IARI, आप अपनी बात डॉक्टर साहब कोशिश ये करेंगे कि हम अभी इस विषय पर फोकस करें कि हम लोगों को जो फीडबैक में आपकी संस्था किस तरीके से मदद कर सकती है और किस तरीके से कर रही है, क्या आप किन विषयों पर अपने आप को फोकस करना चाहेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान DRI के साथ में मिलके एक बायोटेक किसान योजना है DBT की, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हमारा प्रयास ये है कि खेती में विविधीकरण कैसे लाया जाए, खेती में उद्यमता का विकास कैसे किया जाए और किसानों की आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो इसमें सीड प्रोडक्शन से लेके पॉली हाउस में नर्सरी प्लांट्स पैदा करना, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन पे फार्मर्स को, फार्म वुमेन को ट्रेनिंग देके उनके यहाँ प्रोसेसिंग फैसिलिटी को बढ़ावा देना, इस तरह के कार्य हम ऑलरेडी DRI के साथ में मिलके दूसरा संस्थान कर रहा है। जो आज के परिवेश की बात हो रही थी कि लगभग आधे लोग जो है लैंडलेस हैं, जो लोग लौट के आए हैं, और करीब करीब आधे ऐसे हैं जिनके पास में जमीन नहीं है। तो हमारी जो योजना हो वो इस तरह से आधारित हो कि जिनके पास में जमीन है और जमीन भी कम है, तो वो उनको खेती के प्रति, जैसे अभय भाई साहब ने भी कहा था कि गांव में ही लोग रहें तो अच्छा है, ये हमारा सपना है, ये हम चाहते हैं। तो उनको कैसी खेती हो जो कम जमीन में कम समय में अधिक आमदनी दे और रोजगार के साधन भी खेती में पैदा हो सके। तो इसमें फिर भी जो प्रेजेंटेशन हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, फूल, सब्जी, पोल्ट्री, डेयरी, मशरूम, इस तरह की चीजों की बात की थी। दूसरा जो तबका है जिसके पास में जमीन नहीं है, तो उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज में हमें जोड़ना होगा और उसके लिए दूसरा संस्थान ऑलरेडी DRI के साथ काम कर रहा है और हम पूरी तरह से इसमें सर्वे करना है, चाहे योजना बनानी है या जो टेक्नोलॉजी का इनपुट है संस्थान की तरफ से वो हम मुहैया करें। मेरा मानना है जो उद्यमता की बात हुई थी, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की बात हुई थी, कर लिया तो ये वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग मेरे हिसाब से इंडिविजुअल बेसिस पे करना मुश्किल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में संभावना किस चीज की है, कौन सी चीज है जो सरप्लस में प्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं या और चीजें हैं, तो उसको कम्युनिटी बेसिस पे, कमोडिटी एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स हमें स्थापित करने पड़ेंगे और हम इस काम में सक्षम है। DRI का ऑलरेडी वहां पे प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा, उसको मार्केट से कैसे लिंक किया जाए, क्योंकि चित्रकूट या वो क्षेत्र की विशेषता है कि कुछ चीजें वहाँ की इतनी अच्छी हैं जो जिनकी मांग है और वहाँ के वातावरण के हिसाब से जैसे दालें हैं बहुत अच्छी होती है, तो उनको आइडेंटिफाई करके, क्योंकि आमदनी बढ़ाने के लिए हमने देखा है कि जो प्रोड्यूसर है उसका शेयर कंज्यूमर रुपी में सिर्फ 23% है, 24% है, 25% है। तो जरूरत इसकी है कि उनका शेयर, हाउ टू इंक्रीज द शेयर ऑफ प्रोड्यूसर इन कंज्यूमर रुपी, और वो मार्केटिंग से हो सकता है। और इंडिविजुअल मार्केटिंग करना मुश्किल है, कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग हम करें, उनको जोड़ें और डायरेक्ट मार्केटिंग को हम बढ़ावा दें। अभी हम एग्रीकल्चर में देख रहे हैं कि नॉन प्रोड्यूसर का जो शेयर है 77% है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेती कर ही नहीं रहे लेकिन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसा जो हमारा तबका है 50-51% जिनके पास जमीन नहीं है, उनको नॉन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है, नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं, उनमें जोड़ा जाए और जिनके पास जमीन कम है उनको लिए अल्टरनेटिव फार्मिंग किया जाए। जी जी, सबको प्रणाम मेरी हार्दिक। और अतुल जी, मैं ये कहने जा रहा था कि करीब करीब देश भर के 6 लाख गांवों में से हम इतना पकड़ के चले कि करीब करीब 2-2.5 लाख गांवों से लोग मजदूरी के लिए शहरों में गए हैं। तो हर गांव से हम सरासरी पकड़ेंगे कि 100 लोग भी गए होंगे, तो उनकी संख्या बड़ी हो सकती है। 100 लोग भी गएंगे तो 2.5 करोड़ लोग गए हैं
और उससे भी ज्यादा पकड़ेंगे तो 5 करोड़ लोग से ज्यादा नहीं होंगे जो प्रवासी मजदूर है ये। तो इनके बारे में मैं ये सोच रहा था कि हर गांव में यदि 100 लोग होते, किसी गांव में से 400 लोग गए होंगे, किसी गांव में 40 ही लोग गए होंगे, मगर 100 लोग सरासरी पकड़ेंगे तो इनको वहां पुनर्वसित करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उनके लिए देखिए यदि शहर के नजदीक है तो उनके लिए प्लान अलग करना चाहिए। और हमारी कई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी बात हुई है, तो जैसे कि ये एशियन पेंट है, इनका मुंबई में बड़े फैक्ट्री थी, मगर वो कह रहे हैं कि अभी हमारी तहसील के लेवल पे हम छोटी छोटी घटक आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई में हमेशा के लिए हम बंद करने जा रहे हैं। इस तरह से बड़ी इंडस्ट्री को स्प्लिट करके तहसील जैसे स्थानों में लाएंगे तो 10-20 किलोमीटर तो हर दिन प्रवास करके ये जो मजदूर है वहां एंगेज हो पाएंगे। और दूसरा हम ये सोच रहे थे कि गांव में इतने लोग रह रहे हैं तो 100 लोगों को वहां एडजस्ट करना कोई कठिन काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले कई दिनों में मैंने सुना है कि तोमर साहब ये जो सब्सिडी है उर्वरक पर वो किसानों को डायरेक्ट देने जा रहे हैं, ऐसे उनके अकाउंट पे जाएगा। तो करीब करीब एक किसान के अकाउंट में 3,000 से 3,500 रुपए सब्सिडी जमा होगी। तो उस वक्त हर गांव में गोबर बनाने की यानी उर्वरक बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्री शुरू हो जाए, जो ग्राम पंचायत का कचरा है उसका भी व्यवस्थापन हो जाएगा, गांव के तालाब में मट्टी है उसका भी काम हो जाएगा, और जो गाय का गोबर है वो 2-3 रुपए, गाय या भैंस जो भी हो उनका गोबर खरीदेंगे तो 2-3 रुपए उसको भी मिलेगा। तो इस तरह से वो, उसके बाद में ये अन्न प्रक्रिया की बात आप सब लोग कर रहे हैं। और मैं और एक बात कर रहा था कि ये जो गांव के शहर के नजदीक गांव है वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितने भी है इनका असेंबलिंग करने के लिए या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या एलईडी बल्ब हो, इनकी असेंबलिंग की जो काम है वो घर में ही कर सकते हैं हमारे लोग, इसमें भी हम उनको एंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी नित्य उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनमें भी उनको हम कर सकते हैं। और खेती में ही हम बात करेंगे तो जो बंजर जमीन है वहां पर फॉरेस्ट के लोग जो पेड़ लगाते हैं वो मर जाते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि अब हमारे यहाँ ये जो मनरेगा है उसके साथ और थोड़ा जोड़ देंगे फॉरेस्ट को, तो ये दोनों मिलके ये व्यक्ति हर साल 1,000 पेड़ जिंदा करके देगा, तो उसको इतना हम दे सकते हैं। वो 2-4 साल तक करेगा तो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो दूसरे पेड़ उसको दे सकते हैं। ऐसे करेंगे तो हम आने वाले 8-10 साल में अब जितना जंगल है इसके कई गुना बड़ा जंगल भी इस देश के लिए बढ़ा सकते हैं, और गौचर जमीन भी उसके नीचे बन जाएगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे थे कि गारमेंट्स जो है, अभी देखिए अमेरिका चीन पर कहीं बैन लगाने जा रहे हैं, जैसे कि आप सब लोग सुने हैं कि थाईलैंड हो, हांगकांग हो या तिब्बत हो, इनको स्वतंत्र अस्तित्व देने जा रहे हैं, देश के अस्तित्व जब देंगे तो तब चीन पर बहुत सारी बैन आ जाएंगे। तब चीन की प्रोडक्ट जहां जहां पर जाते थे वो सब प्रोडक्ट की जिम्मेदारी उठाने के लिए भारत जैसे ही देश समर्थ है, और कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसीलिए उस दृष्टि से भी हमें इन लोगों की इस्तेमाल कैसे कर सकते ये भी सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इतना ही नहीं कि हम जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री सेंट्रलाइज हो गए हैं उनको यदि डिसेंट्रलाइज करने की अनिवार्यता अब आ ही रहा है तो इन लोगों को आराम से हम गांव में बसा सकेंगे। इतना ही बस। आपको निकलना था इसलिए हम लोगों ने बीच में सोचा, नहीं तो हम लोग फिर एक सोच रहे थे कि आपसे आखिर में एक आशीर्वचन लेंगे। हम दोबारा इस पर विषय पर चर्चा करते रहेंगे। और अभी जैसा हुआ था कि हम लोग एक बार सिर्फ सर्वे के कंक्लूजन्स और उनको किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है इस विषय पर रखेंगे। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बीच में निकलना है, और अगर उससे पहले
अगर हमको लगता हो कि माननीय शाही जी और कमल पटेल जी अपनी बात को अगर 2-2, 3-3 मिनट में रखना चाहें, तो फिर आदरणीय तोमर जी को कुछ समय मिल जाएगा। पहले कर लें हम लोग बीच में बात। कमल पटेल जी। सबसे पहले नाना जी के चरणों में प्रणाम। आप सबको प्रणाम। दीनदयाल सोच संस्थान का ये राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। माननीय अभय जी, अतुल जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, स्वामी जी, वीरेंद्र सिंह जी, आप सबको मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत ही अच्छा विषय जो आज की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमने 5,69,000 मध्य प्रदेश के जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में थे उनको वापस लाए और वहां से बसों से, ट्रेन से उनको घर वापसी कराई है। उनके रास्ते में पानी, भोजन, स्वास्थ्य सबकी चिंता की है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो 5 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। जो भी जिसको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर जाना है वो मध्य प्रदेश होकर गुजरता है। हमने सबसे पहले जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा में महाराष्ट्र से, आंध्रा से, तेलंगाना से या राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अपने घर को जाने को तैयार हुए तो लोग पैदल चले। रेल की पटरियां आए, हमने उनसे हाथ जोड़ के स्वागत किया, उनको पानी व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, उनकी जांच की व्यवस्था कराई और उसके बाद उनको रोककर उनके पता पूछा कि कहाँ जाना है। अगर सबसे ज्यादा मजदूर हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे यहाँ से भी निकले हैं और बाहर से भी गए हैं। उनको हमने बस की व्यवस्था कराई है सीमा पे और जिलों जिलों में भोजन की व्यवस्था कराते हुए उनको उत्तर प्रदेश है, अगर वो महाराष्ट्र आए तो उत्तर प्रदेश की सीमा पे छोड़ा है, अगर साउथ से आए तो राजस्थान की सीमा पे छोड़ा है। ये है हमारे करीब 4,60,000 जो मजदूर दूसरे प्रांतों के थे, भारत के अन्य हिस्सों के, उनको हमारे प्रदेश की सीमा से उस सीमा तक हमने ससम्मान पहुंचाने का काम किया है। और जो मजदूर हमारे प्रवास के बाहर वापस गांव में आए हैं, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो ग्रामीण विकास, कृषि पंचायत मंत्री भी है, कृषि कल्याण मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरू कराई है। वो गीत पंचायत दिवस के दिन 24 अप्रैल 2020 को आजादी के बाद अभी तक की सबसे बड़ी योजना है गांव के लिए, क्योंकि गांव और शहर मिलकर देश बना है। गांव में आबादी में लोग बसते हैं लेकिन उनके मालिकाना हक नहीं था आजादी के 73 साल तक। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गांव की ओर से, नरेंद्र तोमर जी को, कि अब गांव की जमीन का मालिकाना हक होगा, उनको दस्तावेज मिलेंगे तो गांव की प्रॉपर्टी पर गरीब आदमी भी अपना मकान बना सकेगा, दुकान बना सकेगा, व्यवसाय कर सकेगा और किसान अपना वेयर हाउस बना सकेगा, लोन लेकर अपना फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकेगा, कृषि आधारित उपकरण बना सकेगा। यानी अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं और उसमें रोजगार भी मजदूरों को दिया जाएगा और इसलिए गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। और इसलिए सिर्फ शहर के लोग पहले व्यवसाय कर सकते थे क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती थी, लेकिन गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अब गांव में अगर हमारे 100 मकान है और वो 10-10 लाख के भी हैं तो हम इकट्ठे समूह बनाकर किसान व्यवसाय कर सकेंगे। अपने माल जो बिचौलिए कमाते पैसा, जैसा कि शर्मा जी ने कहा, आप सब जानते हैं कि मेहनत किसान करता है, मजदूर करता है, लेकिन उसको फल नहीं मिलता, बल्कि 1 के 3 व्यापारी करते हैं बिचौलिए और उपभोक्ताओं को महंगा मिलता है। अभी जो नई व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की है, उसके कारण अब गांव का किसान खेती भी करेगा, मजदूरी भी करेगा, लेकिन एक मिनट उससे अब उनको रोजगार भी मिलेगा और उनको कमाई भी होगी। वो मंडी एक्ट में हमने संशोधन किया है, उसके कारण मजदूरों को और किसानों को अब उनका उचित मूल्य मिलेगा। और गांव के अंदर हमने अभी बताना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए हरदा और होशंगाबाद जिले में तवा डैम है। तवा डैम में इस बार पर्याप्त पानी था, लेकिन लॉकडाउन के कारण छोड़ नहीं रहे थे। मैंने जिद करके मुख्यमंत्री जी से पानी छुड़ाया, उससे करीब 3,000 करोड़ की मूंग 60 दिन में तैयार हो गई। और हमने मजदूरों को जो मजदूरी दी है वो 1 एकड़ में 2,000 रुपए सिंचाई के लिए दिया 2 महीने का। एक मजदूर को 10-10 हजार रुपये महीना मिला है, यानी पति पत्नी दोनों को। मेरे खुद के खेत में 20 एकड़ में मैंने लगाई 60 एकड़ में मूंग,
तो मैंने 3 जोड़ों को 20-20 हजार रुपए महीना दिया, 2 महीने में 40,000 मजदूर ने कमाए हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ 1310 करोड़ रुपए मजदूरी दी गई है सिर्फ 2 महीने में लॉकडाउन के दौरान। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खेती ही ऐसी है जो मजदूरों को रोजगार दे सकती है, उनका जीवन यापन कर सकती है बड़े पैमाने पर। अभी उद्योगों का हमने देखा कि लॉकडाउन में पूरे उद्योग बंद हो गए। बड़े बड़े उद्योग जो हजारों करोड़ की सब्सिडी लेकर और उद्योग चल रहे हैं, वो 1 रुपए की मजदूरी 2 महीने में नहीं दे पाए। लेकिन हमारे किसानों ने गांव में खेती करके स्वस्थ भी हैं, गांव में कोरोना का असर नहीं है, गांव में लॉकडाउन का असर नहीं है, खेती भी कर रहे हैं, खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहे हैं धूप में, इसलिए बीमार भी नहीं है और रोजगार भी दे रहे हैं। लेकिन मेहनत करता किसान और मजदूर और बिचौलिए जो कमाते थे वो अब नहीं कमाएंगे। अब खुद किसान खेती भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, रोजगार भी देगा और उपभोक्ताओं को सस्ती चीज भी देगा। इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र तोमर जी को बधाई देता हूं। और इससे रोजगार, जो प्रवासी मजदूर आए हैं अब वो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले शहर में सुविधाएं थी, बिजली पानी सड़क सबकी, लेकिन अब गांव में भी बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य 24 घंटे मध्य प्रदेश में बिजली है। और इसलिए गांव में मजदूर जो आ गए वो वापस नहीं जाना चाहेंगे, उनको गांव में ही रोजगार मिलेगा और हमारी सरकार उसमें देने में सक्षम है। और हमारे नरेंद्र तोमर जी ने ग्रामीण विकास से रोजगार के सारे पैसे की व्यवस्था की है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 1 लाख करोड़ कृषि के क्षेत्र में दिए हैं, उससे रोजगार भी मिलेगा और मजदूरों को रोजगार मिलेगा और खेती की विकास होगा। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आदरणीय तोमर जी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये डाल दी है कह के कि कोई मजदूर वापस नहीं जाएगा, गांव में टिकने वाले हैं। तो ग्राम विकास मंत्री जी और कृषि मंत्री जी के नाते आदरणीय तोमर जी को अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने करी। अच्छा, अब एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले एक प्रवासियों के लिए आयोग बनाया है जो मजदूर काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है, क्या किया जा सकता है, इस बारे में हमको आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। पूज्य स्वामी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री अतुल जैन जी, माननीय अभय महाजन जी, श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, सम्मानित इस सम्मेलन में लिए जाने वाले प्रतिभागीगण, सभी आदरणीय मित्रों और सज्जनों, मैं सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अत्यंत तात्कालिक शिक्षा की ओर एक वेबिनार आयोजित किया और इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह एक अत्यंत ही साधारण स्थिति है और लगभग 60 वर्षों के, क्योंकि 5-7 साल मेरे बचपन के होंगे, लेकिन 60 सालों में ऐसी असामयिक परिस्थिति कभी नहीं खड़ी हुई थी जिसका हमारे देश ने डट करके मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारों ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई और उसमें कृषि मंत्री के नाते आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 24 तारीख को लॉकडाउन घोषित हुआ था और 26 तारीख से ही हम लोगों ने इस पर काम करने शुरू किए। तुरंत एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कठिनाइयां न खड़ी हो। इसके लिए 3 मंत्रीय सदस्यीय समिति हमारे वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसका मैं भी एक सदस्य था। और विशेष रूप से हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कैसे एक भर भोजन मिल सके और उन्हें धन की कमी न हो और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो, इस दृष्टि से हम लोगों ने सुझाव दिए। और उसके कारण हम प्रदेश के लगभग 20 लाख श्रमिकों को तुरंत ही 1 हफ्ते के भीतर हम लोग 1000 रुपए उनके खातों में भेज सकने में सक्षम हुए थे। और मनरेगा के मजदूरों का पिछले 3 महीने से, यद्यपि केंद्र सरकार की ओर से धनराशि नहीं आई थी, फिर भी हम लोगों ने 650 करोड़ रुपए नकदी ट्रांसफर करके और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से हम लोगों ने एक प्रयास किया था। साथ साथ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो हमारे
अंत्योदय कार्ड होल्डर है और उसके अलावा जो हमारे ग्रामीण मनरेगा के पंजीकृत मजदूर हैं या शहरी क्षेत्र से या नगरीय क्षेत्र से जाने वाले हैं या श्रम विभाग के भीतर पंजीकृत है, ऐसे या गांव के भीतर ऐसा निराश्रित जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, इन सभी को हम लोगों ने एक महीने के निःशुल्क राशन देने का निर्णय किया और तुरंत उनके खातों में उस धनराशि को भेजा, जिससे कि वहां पर कठिनाइयों का समाधान हुआ। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी इस बात का अनाउंसमेंट किया कि हम 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन देंगे। उसका हम लोगों ने ठीक प्रकार से क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में किया है और उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश एक तरीके से परफॉर्मेंस देने में सबसे सक्षम रहा है और हम लोगों ने अपने कोविड हॉस्पिटल लेवल 1, 2, 3 तीनों का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट किया और जब संभावना इस तरीके की थी, अभी लॉकडाउन भी नहीं हुआ था और जनता कर्फ्यू नहीं था, तभी हम लोगों ने अस्पतालों को चिन्हित करके और आने वाले मरीजों के लिए एक समुचित हम लोगों ने व्यवस्था किया था। उसके बाद काम शुरू हुआ हमारा प्रवासी मजदूरों के ऊपर और प्रवासी मजदूरों में सबसे पहले विद्यार्थियों को कोटा से लाए जाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, जबकि कहीं पर भी अभी आवागमन अवरुद्ध था। उस समय हम लोगों ने यह प्रयास किया कि अपने प्रदेश के बच्चों को कम से कम उनको ठीक प्रकार से व्यवस्था मिल सके, इसके लिए हम उनको विधिवत लेकर के आए और उसमें से एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हो पाया। यह सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर देश के 12-13 राज्यों के भीतर हैं और इसलिए हम लोगों की चिंता ये थी कि हमारे प्रवासी मजदूर किस प्रकार से वहां पर होंगे और इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने इस बात की व्यवस्था किया कि दिल्ली से आने वाले लोगों को, आपने देखा होगा कि दिल्ली में एकाएक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर जाने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों को अफवाह फैला करके छोड़ दी और उस समय लगभग 1,500 बसों को लगा करके विभिन्न जिलों में हम लोगों ने उनको पहुंचाने का काम किया और इसी प्रकार से जैसा रेल के माध्यम से या बसों के माध्यम से मैं अभी तक हम उनको अपने घरों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, गांव की प्राइमरी पाठशालाएं और कुछ स्थानों पर हम लोगों ने ब्लॉक को बना रखा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया है कि क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का राशन हम अतिरिक्त देंगे और लगभग 1,500 रुपए का राशन हम उनको का एक पैकेट जिसमें हल्दी से लेकर के तेल तक, गुड़ से लेकर के चीनी तक सारे सामान रखे गए हैं, वह हम उनको दे रहे हैं और उनके खाते में 1,000 रुपए भी हम भेजने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको तात्कालिक उनकी जो समस्या थी उनके समाधान करने की दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए एक आयोग भी बनाई गई है जिसके भीतर हम लोग इस बात का व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे उनको उत्तर प्रदेश के भीतर जो हमारे उद्योग हैं उनके भीतर कैसे उनको समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए हम मैपिंग भी करा रहे हैं स्किल्ड श्रमिक का और नॉन स्किल्ड का, और जिस तरीके का उनके पास जो है क्षमता और योग्यता है उसके अनुसार ये हम लोगों ने एक रचना बनाई है कि लगभग 15 लाख मजदूरों श्रमिक बंधुओं को हम वहां पर समायोजित कराएंगे। अब समस्या खड़ी होती है ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर। ग्रामीण क्षेत्र के भीतर एकाएक जो है ये दबाव बढ़ा है, तो उस दबाव के कारण सामाजिक थोड़ी कठिनाइयां वहां पर खड़ी हो रही है। अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं क्षमा चाहूंगा आदरणीय शाही जी। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को जाना है बीच में कहीं किसी बैठक में, इसलिए आपको बीच में टोकने का साहस कर रहा हूँ, दृढ़ता कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं माननीय तोमर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके पास आज 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। एक तो कृषि कल्याण मंत्रालय है, दूसरा ग्राम्य विकास मंत्रालय है, तीसरा पंचायती राज मंत्रालय है। यह तीनों मंत्रालयों की इंटीग्रेटेड एक भूमिका बनती है। जो आपने आज ये वेबिनार रखा है उसका एक समेकित समाधान ये तीनों मंत्रालय मिलकर के कर सकते हैं। जो महात्मा गांधी जी का जो अपने गांव का जो भारत की कल्पना थी, ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी, और जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको और ताकत देते हुए और नाना जी ने उसको एक तरीके से क्रियान्वित किया है। उसको अब कभी कभी हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। आज मनरेगा के मजदूरों को कृषि क्षेत्र में किस तरीके से हम उसको उपयोग करके और उनको और गांव के भीतर खेती में हम कैसे सपोर्ट करके और उनके
ज्यादा दिन का काम हमको दे सकते हैं, यह उसके साथ एक जुड़ी बात है। दूसरा, बड़े पैमाने पर आज पीहर और बंजर की भूमि पड़ी हुई है जिनको हम खेती के योग्य बना सकते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के भीतर। तो एक भूमि सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम चला करके भी हम ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के द्वारा एक नेट एसेट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि समय कम है। ग्रामीण क्षेत्र के भीतर डिसेंट्रलाइज ग्रोथ सेंटर बनाए जाने की जरूरत है। नोएडा बन सकता है, गुड़गांव बन सकता है, सूरत बन सकती है, अहमदाबाद, गांधीनगर हो सकता है, लेकिन जब तक ग्रामीण क्षेत्र के भीतर हमने इसको विकेंद्रित नहीं किया, और उसके लिए खासतौर पर कुटीर उद्योग धंधे जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, उस परंपरा को आज फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उसमें जो माननीय तोमर जी का योगदान है, मैं समझता हूं कि आज अत्यंत ही ज्वलंत है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि वो एक बार तीनों मंत्रालयों के साथ बैठ करके, और यदि इसका समाधान सरकारी नीतियों के बनाए जाने की दृष्टि से किया जाए तो हम और इस भूमिका को ज्यादा कारगर साबित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का हमको मार्गदर्शन लगातार मिलता रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और अभी कुछ क्वारंटीन के कारण से बहुत सारे मजदूरों से, प्रवासियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मन का जो विषय है वो अपन लोग अभी तक उसको जान नहीं पाए हैं, और हो सकता है कि इस बीच में कुछ नए मुद्दे भी उभरे होंगे। इसलिए हमको इस पूरी की पूरी सर्वे वगैरह की जो एक्सरसाइज है, इसको अभी जारी रखना पड़ेगा। हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा ये सर्वे यहाँ समाप्त हो चुका है। अभी कुछ नए मुद्दे उभरे होंगे, उसमें से नए प्रश्न आएंगे, और उसके कुछ नए हमारे पास में उत्तर भी आएंगे। मैं केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी से निवेदन करूंगा कि वे हम लोगों को मार्गदर्शन करें, और हमसे क्या अपेक्षा है। हमेशा सरकार के सामने अपेक्षाएं रखी जाती हैं, लेकिन स्वयंसेवी संगठनों से क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार के साथ मिलकर या वो अपने स्तर पर क्या क्या काम कर सकते हैं, ऐसा आप कुछ बताएं जहां हम लोग इस काम में कहीं भी मददगार साबित हो सकते हैं। आदरणीय श्री तोमर जी। आदरणीय बीरेन्द्र सिंह जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय कमल पटेल जी, आदरणीय अभय जी, अतुल जी, और इस पूरे विमर्श में जुड़े सभी वैज्ञानिक गण, विद्वज्जन और उपस्थित सज्जनों, मैं इस मौके पर दीनदयाल शोध संस्थान के सभी अधिकारियों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सामायिक विषय पर यह विमर्श आयोजित किया। समाज के विभिन्न पहलुओं को लेकर दीनदयाल शोध संस्थान एक लंबे कालखंड से अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करता रहता है, और आज भी हम सब ने यह देखा कि प्रवासी मजदूरों का सर्वे करना, इसके लिए किसी ने उन्हें कहा नहीं, लेकिन संस्थान को यह लगता है कि ये बड़ी संख्या है, इस समय परेशानी में है, तो इसके मनोभाव को जानकर देश के व्यापक फलक पर क्या किया जा सकता है, इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शोध संस्थान ने अपनी इस भूमिका का निर्वाह किया है। बहुत संक्षिप्त में 2-3 विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो हम सबको विमर्श करते समय यह दिशा अपनाना चाहिए कि जो विचार हम कर रहे हैं वो देश के व्यापक फलक पर कितना उपयोगी हो, क्योंकि सामान्यतः जब व्यापकता में विचार करते हैं और उसका समाधान ढूंढना होता है तो सरकार एक सबसे बड़ा अस्त्र लोकतंत्र में होती है, और सरकार जब
विचार करके कोई योजना बनाती है तो निश्चित रूप से उसको पूरे देश के परिदृश्य के बारे में विचार करना होता है। और जब हम लोग एक परियोजना के बारे में विचार करते हैं और सरकार दूसरे व्यापक फलक पर विचार करती है, तो ये जो अंतराल है, इस अंतराल को पाटने में जो तकलीफ आती है, उसके बाद कई बार मत भ्रम भी होता रहता है और मत भिन्नता भी इसके कारण होती रहती है। एक तो हमको इन सारी चुनौतियों का सामना करना है, तो सबसे पहले हमारे सोचने की दिशा ये होनी चाहिए, क्या देश की आधी से अधिक आबादी यह कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, और कृषि क्षेत्र की बात कितनी भी की जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी का पोषण, उन्नति और उसका विकास, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाना, इसके लिए वर्तमान में खेती का जो रकबा है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम जब भी इस दिशा में सोचें ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, तो एक बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि कृषि क्षेत्र पर जो निर्भरता है वह निर्भरता कैसे शिफ्ट, और जैसे जैसे ये निर्भरता हम कम करेंगे, हमें देखने में आएगा कि गांव का जीवन निरंतर सुखी होता जा रहा है। दूसरा, पलायन का जो विषय है, वो विषय एक तौर से देश की एक सामाजिक बुराई, आर्थिक बुराई से जुड़ा हुआ है। एक समय था जब पलायन भूख से होता था। अगर भूख के कारण पलायन हो रहा है तो यह शर्मनाक भी है, आपत्तिजनक भी है। लेकिन अगर पलायन 100 रुपए के स्थान पर 400 रुपया मजदूरी लेने के लिए हो रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस पलायन को हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज गांव में एक अपनी सीमा है, उस सीमा के इर्द गिर्द ही विकास के क्रम को घूमना पड़ता है। दूसरा, धीरे धीरे राजनीतिक कारणों से गांव, ग्राम पंचायत छोटी इकाई होती जा रही है। अब तो ऐसी स्थिति है कि एक विधानसभा का ही एक जिला बन जाता है, क्योंकि राजनीति का दबाव है। तो उस ग्राम पंचायत में हम कितनी भी बुद्धि लगा लें, कोई भी प्रोजेक्ट वाइबल नहीं होगा। तो इसलिए पलायन जो है आज हतोत्साहित करने वाला विषय नहीं है। पलायन अगर आमदनी को बढ़ाने के लिए होता है तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आज भी जो मजदूर हैं वो 3-4 प्रकार के हैं जो इधर से उधर आए गए। एक मजदूर वो है जो दूरस्थ स्थान पर किसी कारखाने में स्थायी रूप से काम करता है। एक मजदूर वो है जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर के रूप में किसी कारखाने में काम करता है। एक मजदूर वो है जो अपने घर से दूर जाकर किसी निर्माण के काम में मजदूरी का काम कर रहा है अधिक पैसा कमाने के लिए। और एक मजदूर वो है जो फसल कटाई के लिए समय पर इधर से उधर जाता है, और फसल कटाई के लिए भी वो इसलिए जाता है कि वो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र से अगर दूसरी जगह जाएगा तो उसको अधिक आय इस पीरियड में हो जाएगी, जिससे उसका साल भर की बेफिक्री जीवन चलाने की हो जाएगी। इसलिए मजदूरों को भी वर्गीकृत करके देखने की आवश्यकता है। जहां तक माइग्रेंट लेबर जो आया है उसके लिए समाज ने, सरकारों ने, संस्थाओं ने स्वाभाविक रूप से हमारा जो भारतीय भाव है उसके अनुसार सबने अपने अपने तरीके से प्रयत्न किया है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या क्या किया ये आप सब लोगों को मालूम है, तो उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की इकाई को अगर स्वावलंबी बनाना है, जैसा स्वप्न परम पूज्य नाना जी ने देखा था, और उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं, उन्होंने भारत की धरती पर उसको उतार के भी दिखाया।
उसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा आगे बढ़ाया। नानाजी ने स्वावलंबी गांव और स्वाभिमानी गांव कहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर गांव। उसी विचार को वो आगे बढ़ाने का संदेश सारे देश को दे रहे हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ कोई वाक्य देश में एक जज्बा जगाने का तो काम करता ही है। और अब बहस आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत की ओर बढ़ गई है। तो आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक भारत ये लंबी यात्रा है। इस बीच के जो गैप्स हैं, उन गैप्स में हमारा विचार कहाँ योगदान कर सकता है, इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। दूसरा, एक समय था जब देशज ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त था, लेकिन आज देशज ज्ञान के साथ साथ देशज भाव को भी उत्पन्न करना, उसे पोषण करना, उसे और सशक्त करना, यह निश्चित रूप से आज जरूरी है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहा है, अधिक आमदनी की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं। तो निश्चित रूप से हमें पोषण के लिए, स्वावलंबन के लिए जो स्थानीयकरण की हमारी आवश्यकता है, उनको प्रतिपूर्ति करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, निश्चित रूप से उनका उपयोग करने का जज्बा ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे जागे, इस दिशा में हमको विचार करने की भी आवश्यकता है, रोड मैप बनाने की भी आवश्यकता है और सरकार भी इस दिशा में काम करे, यह भी निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन सरकार के काम करने की अपनी सीमा होती है, लेकिन जब सरकार के काम के साथ कोई स्वयं सेवी संगठन जुड़ जाता है तो मैं समझता हूँ सरकार के काम करने की ताकत चौगुनी हो जाती है। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में स्वयंसेवी संस्थाएं और DRI जैसे संस्थानों का महत्वपूर्ण भूमिका है और उस दिशा में हम लोग विचार कर रहे हैं। ये मेरे लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। जहां तक सामान्यतः यह ध्यान में आता है कि कृषि का क्षेत्र, ग्रामीण विकास का क्षेत्र सभी समस्याओं का समाधान है, तो ऐसा कहने में तो निश्चित रूप से अच्छा लगता ही है और जब कोई प्रशंसा इन दोनों विभागों की करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम इस बात को जानते हैं कि इन विभागों की भी अगर योजनाओं का सार्थक तरीके से अमलीकरण नहीं होता तो परिणाम सामने नहीं आता। जैसे मनरेगा है, मनरेगा बहुत पॉपुलर योजना है, हमने भी मनरेगा का काफी उपयोग किया। अब मनरेगा में इस बार तो 1,01 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन अभी सामान्य तौर पर किसी को नहीं मालूम कि मनरेगा के अंतर्गत 264 प्रकार के कार्यकलाप किए जा सकते और 264 में से 161 काम ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किए जा सकते। लेकिन अब होता क्या है कि सामान्य तौर पर मनरेगा से सड़क बना दो, तालाब खोदो, इसके अलावा आमतौर पर सरलता दिखती नहीं, इसलिए कठिन काम कोई करता नहीं। लेकिन मुझे लगता है स्वयं से भी संस्थाएं इस दिशा में मनरेगा का एक अच्छा उपयोग कर सकती है और मनरेगा से कन्वर्ज हो, इसके लिए हमने निर्देश भी दिए और मनरेगा के फंड का उपयोग 161 जो खेती के कार्यकलाप हैं उनसे छोटे छोटे जो किसान हैं, भूमिहीन हैं, SC ST हैं, वो सब इस परिधि में आते हैं। वो अपने खेत की दशा भी बदल सकते हैं और निश्चित रूप से दिशा भी बदल सकते हैं। अभी FPO बनाने की योजना प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। इससे पहले भी FPO के कुछ प्रयोग हुए हैं, आप सबके ध्यान में है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फोकस्ड योजना नहीं थी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने नए 10,000 FPO बनाएंगे ये घोषणा की है, उसकी गाइडलाइन 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगी, तो मैं आप सब लोगों से भी उस मामले में डिस्कस करूंगा। तो ये FPO का जो अभियान है, अब सामान्य तौर पर इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि FPO के माध्यम से किसानों का समूह बने, वो समूह
खाद बीज की खरीद जो है थोक के भाव करे, जिससे किसान की लागत कम हो। इरिगेशन के कोई काम करना है तो एफपीओ के माध्यम से वो करे, सामूहिक रूप से होंगे तो सभी किसानों को सस्ता पड़ेगा। चूंकि किसान एक समूह में जुड़े होंगे तो उनका ट्रेनिंग होगी, बाकी सब सुधार की बात होगी, तो बिजली की खपत कम हो, उर्वरक की खपत कम हो, इस दृष्टि से भी उसकी बचत होगी। दूसरा, चूंकि एक वो समूह होगा तो उसको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तो अब इस अभियान में दो प्रकार के लोग जुड़ेंगे। एक वो जुड़ेंगे जो शौकिया सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए हमेशा सजग रहते हैं, सरकार कोई भी हो, लेकिन जब सरकार के मन में विचार आता है तो उनका तंत्र शुरू हो जाता है और वो लगातार इस बात की भी कोशिश करते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा गाइडलाइन सरकार की बन जाए। एक तबका वो है, और एक तबका वो है जो सक्षम है किसानी के क्षेत्र में। वो तबका भी सारी योजनाओं का लाभ उठा के अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो निश्चित रूप से उन तबकों का भी अपना अपना महत्व है कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, विपणन करने में, किसान को अच्छा मूल्य मिले, इस दृष्टि से उनका भी योगदान होगा। लेकिन मैं दूसरा पक्ष इसका कहना चाहता हूँ, एक पक्ष जो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए विचारणीय होना चाहिए, जिसमें माइग्रेंट लेबर भी आएगी, क्योंकि माइग्रेंट लेबर में वो लोग भी हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो लोग भी हैं जो भूमिहीन भी हैं। तो ऐसे दोनों प्रकार के लोग हैं। तो भूमिहीन लोगों के लिए अलग प्रकार के कार्यक्रम की योजना और उसके क्रियान्वयन की तरफ जुटना चाहिए। और जिन पर छोटी भूमि है, अगर 5-5 हेक्टेयर के 500 किसान जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से भूमि का रकबा बड़ा हो सकता है। भूमि का रकबा बड़ा हो सकता है तो फिर उनकी ट्रेनिंग ठीक हो सकती है, वो ऑर्गेनिक की तरफ भी जा सकते हैं, खेती में टेक्नोलॉजी का भी वो लाभ उठा सकते हैं। एक एफपीओ में वो शामिल हो जाएंगे तो वो लागत भी कम कर सकते हैं, अपने उत्पाद का सामूहिक रूप से विपणन भी कर सकते हैं। आने वाले कल में सरकार अंतर्राज्यीय व्यापार को पूरी तरह खोलना चाहती है, मंडी से किसान को मुक्त करना चाहती है, उसका लाभ भी उनको मिल जाएगा। तो 5 हेक्टेयर वाला या 1 हेक्टेयर वाला किसान ऐसे एफपीओ में शामिल होगा तो मैं समझता हूँ कि एक जरूरतमंद आदमी की आमदनी बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम एफपीओ बन सकता है। एफपीओ रोजगार के अवसर का भी सृजित होगा। एफपीओ में अकाउंटेंट भी चाहिए, एफपीओ में ट्रेनर भी चाहिए, एफपीओ में टाइपिस्ट भी चाहिए, और एफपीओ के माध्यम से जब किसानी का विकास होगा तो खेती और मजदूर जो आसपास होगा उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। तो इस दृष्टि से रोजगार के अवसर का भी हम सृजन कर सकते हैं। जो भूमिहीन लोग हैं उनको पशुपालन की तरफ, सूकर पालन की तरफ, मधुमक्खी पालन की तरफ हम लोग प्रवृत्त कर सकते हैं, उसके समूह बना सकते हैं। तो उससे निश्चित रूप से जो गांव में जिन लोगों को हम रोकना चाहते हैं उनको रोकने में प्रवृत्त करने के लिए जो एक्सरसाइज की आवश्यकता है वो एक्सरसाइज इन योजनाओं के माध्यम से हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत तो निश्चित रूप से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और लगभग 6 करोड़ से अधिक महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये संसार एकदम जागृत है। इस संसार को और बढ़ाया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। इसमें सरकार की और फंडिंग जाए, ये भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जैसे एफपीओ को 2 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं, वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी 20 लाख तक का लोन बिना गारंटी के मिल जाए, यह भी सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं उन सारे कामों को जोड़ने के लिए पहले निश्चित रूप से क्षेत्र की पहचान करना पड़ेगी। अब पंचायत की भूमिका का विषय रहता है तो निश्चित रूप से अब आप देखिए कि 13 फाइनेंस कमीशन में 2.5 लाख पंचायतों को 5 वर्ष के लिए 65,000 करोड़ रुपया मिलता था। हमारी सरकार आई तो 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई तो पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों को विकास के लिए तिगुनी राशि मिली। कहाँ 5 साल में 65,000 करोड़ रुपया और कहाँ 5 साल में 2,292 करोड़ रुपया। और इस बार तो 1 साल के लिए, अभी 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 1 साल के लिए आई है तो 1 साल के लिए 60,000 करोड़ रुपया
मिला है। अब आप समझो कि आने वाले कल में जब आगे 4 साल के लिए रिपोर्ट आएगी तो कितना पैसा बढ़ेगा। लेकिन अब इसके लिए पंचायत की ट्रेनिंग, पंचायत का पैसा, मनरेगा का कन्वर्सन, एग्रीकल्चर की योजनाओं का कन्वर्सन, प्राकृतिक जो हमारी संसाधन है उनका उपयोग और भेषज खेती को बढ़ावा देना, और सामान्य तौर पर जो पोषण के लिए आवश्यक चीजें हैं अब धीरे धीरे बेर विलुप्त होता जा रहा है। अब हम जानते हैं कि अमीर आदमी के लिए सेव का महत्व है, तो वो चीज गरीब आदमी को बेर में मिलती है, लेकिन अब बेर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब बेर की खेती तो गांव में सामान्यतः हो सकती है, सब्जियां घर घर में उगाई जा सकती हैं और उससे निश्चित रूप से उनके पोषण की व्यवस्था को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस दिशा में हम सब लोगों को विमर्श और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो कुछ हम सोच रहे हैं उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से, क्रियान्वयन और परिणाम तभी ठीक प्रकार से आ सकता है जब हम मूल व्यक्ति और पात्र व्यक्ति तक पहुंच पाए। सामान्य तौर पर अभी भी आप सबने अनुभव किया होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो अपना तो समाज सेवा भाभी है, तो हर संस्था कोई भोजन के पैकेट बनाकर दौड़ी, तो किसी ने मोदी किट बनाकर बांटना शुरू किया। तो उसमें कोई व्यक्ति जिसको जरूरत थी वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन किसी व्यक्ति के पास 4-4 पैकेट पहुंच गए। लेकिन किसी भी इस प्रकार की परियोजना से किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाना है तो वह निश्चित रूप से नीडी व्यक्ति होना चाहिए। नाना जी ने ठीक लोगों की पहचान की, नाना जी ने DIR से ठीक लोगों को जोड़ा, तो निश्चित रूप से उनके स्वावलंबन की दिशा में नाना जी का प्रयोग सार्थक और अनुकरणीय रहा है। इसी दृष्टि से इस विचार को हम आगे बढ़ाकर ठीक से पात्र व्यक्तियों की पहचान करके समाज सेवी संस्थाएं भी काम करें और सरकार भी उस दिशा में प्रवृत्त हो, तो आने वाले कल में इस चुनौती का सामना करने में हम सफल होंगे। ऐसा मुझे इस विषय पर लगता था। आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, उसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अतुल जी को आग्रह करना चाहता हूँ, सभी विद्वत जनों के विचार इस पूरे विमर्श में आएंगे और वो नोट कर ही रहे होंगे, तो मुझे भी वो विचार भेजें। मेरा ऑफिस भी ऐसे नोट डाउन कर रहा है, लेकिन फिर भी आप एक लिपिबद्ध करके भेजेंगे, उसके माध्यम से सरकार और राज्य सरकारों के लिए क्या क्या करनी हो सकता है और हम उसको परिधि में कैसे अमल कर सकते हैं, जरूर करेंगे। आप सबको बहुत शुभकामनाएं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री तोमर जी। आपने, जैसा मैंने एक निवेदन किया था कि स्वयंसेवी संगठनों से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं, आपने बहुत विस्तार से उस पर बताया भी। और जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि कृषि पर ही सारा का सारा बोझ ना आ जाए, तो नाना जी भी कहते थे कि हमको जो बचपन से पढ़ाया जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो एक मिथ है, उसको तोड़ना चाहिए। उसमें उद्यमिता का एक बहुत बड़ा स्थान है। और जो दूसरा विषय दो आपने और बताए, तो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनपे एक बहुत बड़ा दबाव पड़ गया है और उनकी मैपिंग और उसमें से मैच मेकिंग का जो आपने कहा कि जरूरतमंद तक पूरा पहुंचे और कैसे पहुंचे, दीनदयाल शोध संस्थान ने इस विषय में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज प्रारंभ की है और हम एक किसी नतीजे तक पहुंचे हैं। उसके आगे जो चलने के लिए आप सबका, हम लोगों को मार्गदर्शन भी चाहिए होगा और विभिन्न संस्थाओं का उसमें सहयोग भी चाहिए होगा, पार्टिसिपेशन भी चाहिए होगा, पूरा इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होगा। और अंत में जो आपने एक पोषण वाली बात करी, तो हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि दीनदयाल शोध संस्थान ने 3 साल पहले जो ये पोषण वाला विषय था कि इसमें से अपने पुराने पोषण को, खासतौर से जो आपने एप्पल वाला कहा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जो ये अपने को बचपन से सिखाया गया, हमने इस मिथ को तोड़ने के लिए भी एक बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया, उसमें कुछ सफलता भी मिली है। और अभी पोषण के लिए सांस्कृतिक हमारे जो गीत वगैरह हैं उनका एक संकलन कर रहे हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस अराउंड न्यूट्रिशन, ऐसा करके देश भर के लोक संस्कृति में पोषण की क्या किस तरीके से महिमा होती थी, इसके माध्यम से अपन लोग एक बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपका हमें इसमें सरकार का भी और सहयोगी संगठनों का भी,
आप सब लोगों का हम लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी हम लोगों की आशा है, अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जी, मुझे आपको शेयर करनी थी। हाँ जी, हाँ जी। जो एफपीओ का विषय मैंने आपके हाँ सामने जी। रखा था, सामान्यतः एक एफपीओ को खड़ा करने में निश्चित रूप से जो मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होती है, उसका प्रावधान केंद्र सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत किया है। एफपीओ में किसान की पहचान, उसके रजिस्ट्रेशन से लेके उसका उत्पादन, उसकी उत्पादकता, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी अकाउंटिंग और उसकी लागत को कम करना और उसके लिए टेक्नोलॉजी का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो लाना और उसके बाद उसका उत्पाद बेच सके ठीक दामों पे। यहाँ तक इस पूरी यात्रा के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई एजेंसी वर्क करेगी। तो ये एजेंसी राज्य सरकार के माध्यम से तय की जाएंगी। इन एजेंसियों का मानदंड केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सी एजेंसी इसमें भाग लेने के योग्य रहेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा जो अपने सोशल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस दिशा में रुचि रखते हैं और वो इस दिशा में काम कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं इस प्रकार की हैं, तो उन सबसे एक आध सप्ताह में आप विचार विमर्श करके गाइडलाइन ऐसी हो उनकी जिसमें वो संगठन भी समाहित हो सकते हों और पार्टिसिपेट कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि गाइडलाइन बन जाती है और उसके बाद फिर आप सब लोग कुछ बोलते भी हो तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाते, उस समय एकदम असहाय सा महसूस करते हैं। तो ये प्रारंभिक एक विषय है कि इसमें आप सब थोड़ा सा कुछ बना के देंगे तो हम लोग उसमें समाहित करेंगे, तो जिससे आने वाले कल में हमारी जो संस्थाएं उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। बहुत धन्यवाद। प्रवीर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे थोड़े से विषय आए हैं वनधन की योजना पर, अगर प्रवीर जी कुछ कहना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप इसमें किस तरीके से अपनी एजेंसीज को इन्वॉल्व करके उनसे फीडबैक लेके दे सकते हैं हम लोगों को। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हाँ जी, सभी फीडबैक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रखिएगा। तो बहुत ही उपयोगी ये कार्यक्रम हो रहा है। और अभी जो वर्तमान समस्या है पोस्ट कोविड के दौरान, जब ये सभी अर्बन क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जा रहे हैं भारी संख्या में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के विकास के लिए कार्य करने का बहुत बड़ा स्कोप में वृद्धि हो गई है। वनधन की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ जो लघु वनोपजों पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे उद्यमिता और रोजगार की वृद्धि की योजना है। और इसमें वनधन के माध्यम से हम लोग, जैसा अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, स्व सहायता समूहों का गठन और उनको इस क्षमता तक लाना कि वो केवल संग्रहण न करें। जो जंगल की जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, इमली, महुआ, टोरा, कोसा, हर्रे, बहेड़ा, 100 तरह की सामग्रियां हैं जिनकी रॉ मटेरियल की वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ है। तो आदिवासी इनको रॉ मटेरियल के रूप में बेच देते हैं। तो उनको, जैसा हमारे मित्र एक बता रहे थे, कि 20% ही मिलता है वैल्यू चेन में। तो अगर हम इसको प्रोडक्शन के और मार्केटिंग के रूप में आदिवासियों को, समूहों को इसमें जोड़ दें और जो पूरी प्रक्रिया है जैसा इसको अगर हम करें और पूरे देशव्यापी एक कार्यक्रम बनाएं, तो ये लगभग 50 लाख आदिवासियों को उद्यमिता की राह पर ला सकता है। और अगर हम ये मान के चलें कि इसमें 100% सफलता नहीं मिलेगी, अगर हम 100% सफलता का मापदंड रखेंगे तो योजना कभी सफल नहीं होगी। अगर हम ये मान के चलें कि इसके 50% हमारे आदिवासी उद्यमी बन जाएंगे तो योजना को हम 100% सफल मांगेंगे, तो ये योजना बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है। तो इसको हम लोग ट्राइबल वनधन स्टार्टअप के रूप में प्रारंभ किए हैं और लगभग पूरे देश में अभी तक 1200 केंद्र स्थापित हुए। जो चित्रकूट के साथ हम लोगों ने, चित्रकूट में जो स्थापित 3 केंद्र हुए हैं, वहां पर 20 और केंद्र, मतलब 6000 आदिवासियों के समूह को स्थायी रूप से लघु वनोपजों के संग्रहण, विपणन और मार्केटिंग से जोड़ा जा सकता है। तो मेरा ये आग्रह है कि इस जो सारी चर्चा हुई उसमें ये ऑटोमेटिक, ये वनधन जो है ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है।
ये हर एक योजना के साथ इसकी कन्वर्जेंस हो सकती है। माननीय मंत्री जी बता रहे थे मनरेगा में भी ऐसे अवसर हैं जहां स्व सहायता समूहों का विकास हो सकता है। जो स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन है वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बता रही है जिसका वंधन से कन्वर्जेंस हो सकता है। और हम लोगों ने जो इसमें अभी तक अनुभव किया है कि अभी तक 3.5 लाख आदिवासियों के समूह बनाए गए हैं और 1200 वंधन समूह 300 आदिवासी भाई बहनों के माध्यम से स्थापित किए जा चुके हैं। अब ये प्रोडक्शन में आ रहे हैं, धीरे धीरे ये प्रोडक्शन में आ रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमने सभी राज्यों को, हमारे माननीय मंत्री जी ने, अर्जुन मुंडा जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये पत्र भेजा है कि अगर आप जो वापस लोग लौट रहे हैं उनको 300 के समूहों में संगठित कर व्यापार, स्थायी व्यापार से जोड़ना चाहे, जिससे उन्हें वापस शहरों की ओर रुख न करना पड़े। जो पलायन शब्द में एक विवशता है, अगर वो बिना चाहे उसे जाना पड़ता है तो उसे पलायन कहते हैं। अगर वो शौक से जाता है, जैसा माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि वो 400 रुपये प्रतिदिन या 1000 रुपये प्रतिदिन कमाने की क्षमता रखता है और वो जा रहा है तो उसका स्वागत है। लेकिन अगर किसी विवशता के कारण वो जा रहा है हम उसे पलायन करते, तो उस विवशता को हम रोक सकते हैं इस वंधन की योजना से, जो स्थायी रूप से ग्राम में उद्यमिता और उत्पादन और विक्रय और विपणन से एक वैल्यू चेन और एडिशन का सारा काम कर सकती है। और फिर बिना विवशता के हम उस ग्रामीण को गांव में रोक सकते हैं। तो इसमें ऐसे परिप्रेक्ष्य में वंधन का बहुत महत्व हो जाता है। ये बड़ा सरल योजना है। ट्राइफेड जो एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, ये सक्षम है कि जितने देश में जितना उत्पादन हो, जैसे हमने बताया अतुल जी, चित्रकूट में ये 5000 व्यक्ति जो भी उत्पादित करेंगे ट्राइफेड उसे क्रय कर लेगा और पूरे देश में और विदेशों में विक्रय करने की व्यवस्था होगी। तो केवल एक हमें जो उसमें मापदंड का ध्यान रखना है वो गुणवत्ता की और पैकेजिंग और ब्रांडिंग की। हमने वसंत भाई से इसका विस्तृत चर्चा हुई है और हमें ये ऐसा उम्मीद है कि एक मॉडल चित्रकूट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड है, जो हमारे माननीय नाना जी ने उसको स्थापित किया था, वो पूरे देश के लिए एक मॉडल हो सकता है कि कैसे ग्रामीण संग्रहण करें और फिर संग्रहण करके रॉ मटेरियल ना बेचें, उसको वैल्यूएडिशन करें, ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग करें। जो रसशाला है, जो हमारी चित्रकूट में रसशाला बनी है, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। और ट्राइफेड विल बाय एवरीथिंग। तो जो विपणन की सबसे बड़ी समस्या है ऐसी व्यवस्थाओं को सफल बनाने में, वो ट्राइफेड उससे जोड़ देगा। सो दिस रसशाला मॉडल विथ प्रोडक्शन मॉडल विथ मार्केटिंग मॉडल, जो हम चित्रकूट में इसका एक नेशनल मॉडल, हमें लगता है 3 महीना के अंदर ये तैयार हो जाएगा और उसे देश के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दिस कैन बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन एंड कैन गो अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट अभी हमारे 3 वक्ता और हैं जो शुरू से जुड़े हैं और बहुत विषयों को विभिन्न उसमें से दृष्टि से देखना थोड़ा सा आवश्यक है, जिससे हम एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव और एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ अब आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि माननीय मंत्री जी के रहने तक ये था कि उन्होंने कुछ विषय शुरू में ही जो डिस्कस किए थे, हम उस पर फोकस करना चाह रहे थे। अभी अपना जो फोरम थोड़ा सा ओपन हुआ है। डॉक्टर AK सिंह जी, DDG ICAR, अभी पुनः जी मैं जुड़ा हूँ। जी वैसा प्रणाम। तो आप अपना विषय, क्योंकि आप शुरू से सुन रहे हैं, दिख रहे हैं, पर बीच में भी पुकारा था, उस समय शायद आप उपलब्ध नहीं हो पाए थे, तो आप कृपया अपनी बात रखें। मैं सबको नमस्कार करता हूं और मैं अभी सभी बातें सुन रहा था। माननीय मंत्री जी का भी उद्बोधन मैंने सुना और ज्यादातर विषयों पे चर्चा हो चुकी है और जो समस्याएं हैं खास करके मध्य प्रदेश से और बुंदेलखंड इलाके में, चित्रकूट के क्षेत्र में, उसका एक प्रस्तुतिकरण भी हुआ और पीछे भी एक दिन और चर्चा हुई थी। तो मैंने जो सतना का मॉडल है, जिस तरह से आपने काम किया है, उसको मैंने सोचा था कि पूरे देश में इस तरह के मॉडल पे लोग काम करें और जिस तरह से माइग्रेंट लेबर की पहचान की गई है, उनकी समस्याओं की पहचान की गई है, उस पर हम काम करें। तो ये जरूर एक अच्छा काम आपके तरफ से हुआ है। देखिए, कोविड-19 में माइग्रेंट लेबरर्स की बात बार बार हो रही है और माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि सभी लोग कृषि पर डिपेंडेंट रहें, ऐसा शायद संभव नहीं है। और ये नीति जरूर होनी चाहिए कि कृषि के बाहर, भले ही कृषि से संबंधित कोई व्यवसाय हो, लेकिन कृषि से बाहर भी कुछ और उद्यम है जो कृषि से ही संबंधित है
उसमें भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। और यदि अच्छे रोजगार मिलेंगे तो कृषि उनको रोक के नहीं रख पाएगी, ये भी बात सत्य है। पीछे भी लोग बाहर गए थे, यदि अच्छा माहौल बनता है तो पुनः लोग जाएंगे। आज तो सभी परेशानी के मारे हैं और आज तो सब रहना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है लोगों का फिर से रुझान हो, यदि संभावनाएं बनती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब लोग आ गए हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है, अभी एक और विषय है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी है। यदि कोई बड़ा कार्यक्रम मैसिव पैमाने पे अभी शायद संभव ही नहीं होगा, कोई कार्यक्रम करेंगे वो भी थोड़े छोटे पैमाने पर ही शायद होगा, बड़ा आयोजन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को एक जगह जुटा नहीं सकते हम लोग। तो वो देखते हुए कि जो स्किलिंग के क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जो स्किल की बात हम बार बार कर रहे हैं कि किन विषयों में स्किल किया जाए और ग्रुप्स ऐसे आइडेंटिफाई हों जिनको स्किल यदि कर दें तो बाकी लोगों को फर्दर वो स्किल करें। तो इस तरह का मेरा मानना है कि एक स्किलिंग का प्रोग्राम बड़ा डेडिकेटेड रूप में देश में चलाने की जरूरत है। भारत सरकार भी एक योजना बना रही है, जो 6 स्टेट हैं यहाँ पर ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स बाहर से आए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, उड़ीसा है, झारखंड है। तो इन राज्यों के 90 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट आए हैं। तो उन 90 जिले में क्या कंसंट्रेटेड एक्टिविटी होगी, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कि वहाँ क्या कर सकते हैं। और उसके लिए जो आप कह सकते हैं इनपुट्स नीचे से ही मिलेगा। सतना का जैसे प्रेजेंटेशन था वैसा हम लोग हर जगह से लेने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जब ये लॉकडाउन हुआ उसमें हमने ये भी देखा कि जो फ्लावर का सेक्टर था या वेजिटेबल का सेक्टर था, फ्रूट का सेक्टर था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। दूध भी थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन जो शुरू के 3 सेक्टर से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए। कई जगह फ्लावर लोग हार्वेस्ट नहीं कर पाए, फ्रूट्स को हार्वेस्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो एक विचार उभर के आता है कि क्या हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था थी या होती जिसके वजह से कुछ दिन हम उन प्रोडक्ट्स को उन्हीं लोकेलिटीज में रोक सकते। प्रोसेसिंग का एक इशू है जो कि हो सकता है, लेकिन स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो मेरा मानना है। स्टोरेज है नहीं, ग्रेन्स के मामले में तो फिर भी ठीक है, अनाज उतना जल्दी सड़ता नहीं है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए स्टोरेज है नहीं। हमारे आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने लो कॉस्ट छोटे छोटे स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स ही बनाए हैं। उनको बड़े पैमाने पर यदि हम प्रमोट करते हैं तो मुझे लगता है कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों में होने वाला है। दूसरा एक मेरा और मानना है कि हमने देखा कि मशीन्स का मूवमेंट रुक गया। पेस्टिसाइड लोग खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। सीड्स खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। और पहले एक कंसेप्ट हमने पहले भी चलाया था आईसीआर की तरफ से, ऑन साइट इनपुट मैनेजमेंट। उसका मतलब यही था कि स्थानीय स्तर पर ही बीज और जितने और रिसोर्सेज थे, यदि उनका उत्पादन हम कर पाए और वहीं पे रख करके लोगों को उपलब्ध करा पाए, तो मुझे लगता है कि एक मॉडल ऑन साइट इनपुट मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जोर दिए जाने की जरूरत है। इस परिदृश्य में सीड हब्स की भी बात भारत सरकार ने की। पल्सेज के सीड हब्स बहुत जगह बने हैं, तिलहन के भी बन रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे फसलें हैं जहाँ पे कि सीड हब्स की मुझे लगता है जरूरत पड़ती है। और यदि ऐसा रहता और यदि रहे तो लॉकडाउन हो तो भी स्थानीय स्तर से लोग अपने गाँव में पैदा करके और खुद का सीड प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा एक मेरा और कहना है कि जो डाइवर्सिफिकेशन एक इशू है, बड़ा जोर से मुहिम पिछले 10 सालों में चला कि आप फूलों की खेती करो, फलों की खेती करो, दुग्ध का उत्पादन करो, मुर्गी का पालन करो, मछली करो। तो ये एक विचारधारा भी आ रही है कि इसमें आमदनी तो है लेकिन नुकसान भी उसी स्तर का है। और तो बहुत सारे किसानों की मेरी बात होती रहती है देश के चारों तरफ, लोगों का कहना है कि इस कमोडिटीज को उगाने में रिस्क भी बड़ा भारी है और इस बार हमने उगाया, हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ और हम आगे नहीं करेंगे। तो एक पुनः कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए लोगों में करना पड़ेगा कि जो डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता है, जो डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाता है, उसके ऊपर कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों बड़ा महत्वपूर्ण होगा, तभी लोग इन चीजों में आगे पुनः बढ़ेंगे उसी रुचि के साथ।
तो ये मेरा ये भी सुझाव है कि इस विषय पर भी एक डिबेट हो कि कैसे लोगों को पुनः इनकरेज करें और रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम्स दें। दूसरा, माइग्रेंट लेबरर्स को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की बात है। आपका मॉडल भी जो सतना का प्रस्तुत किया गया कि किस तरह का 4,000 रुपये दे सकते हैं, 5,000 रुपये दे सकते हैं। एक आर्या का प्रोजेक्ट हम लोग चलाते हैं, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। देश में हमें लगता है 100 जगहों पे इस समय हम चलाते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से। और हमने देखा है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो इकाइयां स्थापित हो सकती हैं, चाहे मशरूम का हो या शहद का हो, लगभग 12,000 रुपये प्रति माह की आमदनी एक युवक ले सकता है। इस कार्यक्रम में हमने 35 साल से कम वाले लोगों को ही लाभ दिया है और ये काफी संख्या में लोग हमारे पास हैं जिनको 12,000 रुपये की आमदनी हम इन सब चीजों से दे सकते हैं। तो ये माइग्रेंट लेबरर्स को प्रॉपर इंगेजमेंट के लिए जो योजना बननी है, हमने भी पूरा देश के लिए इस समय बनाया है। 90 डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग बनाया है और पूरे कंट्री के लिए अलग बनाया है। कई जगह आउट माइग्रेशन हुआ, वो भी एक बड़ा इशू है। जहाँ आउट माइग्रेशन हुआ वहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन जैसी बात है, या जो दूसरे और इशूज हैं उनको लाने की बात है, क्रॉप बदलने की बात है। तो वो हम उस एरियाज में भी फोकस कर रहे हैं कि जहाँ से आउट माइग्रेशन हुआ है और जहाँ इन माइग्रेशन हुआ, इन दोनों ही विषयों में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके आधार पे काम हम कर रहे हैं। और आज के फोरम से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि दोनों ही परिस्थितियों के लिए बनाए। माइग्रेंट लेबरर्स हमारे आए हैं, लेकिन जिन्होंने लूज किया उनके यहाँ भी भारी समस्या है, तो उनका काम कैसे रुक गया है, कैसे बढ़ाएंगे। खास करके जो पंजाब का है, हरियाणा का है, जो भी ट्रांसप्लांटिंग है वो अब कैसे करेंगे पैडी ट्रांसप्लांटिंग, और उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजीज है हमारे पास। तो जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी को फोकस करना है, वहीं एंगेजमेंट की भी बात करनी है। और इन्हीं विषयों पे मैं अपनी बात रखना चाहता था। आज बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग भी हमारे जुड़े हुए हैं इस परिचर्चा में, और इसलिए ही मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप इसमें जरूर जुड़ें, क्योंकि विषय माइग्रेंट लेबरर्स की है और पूरे देश की है। और जो माननीय मंत्री जी का संदेश है, और चाहे दूसरे जो माननीय मंत्रीगण या स्वामी जी या आप सबके तरफ से जो संदेश आ रहे हैं, वो सुनेंगे और उसके अनुसार कार्यक्रम बना करके क्रियान्वयन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह साहब। और आपका धन्यवाद विशेष तौर पे इसलिए कि जैसा आपने बताया अंत में कि आपने कृषि विज्ञान केंद्रों के सभी वैज्ञानिकों को जोड़ने का इसमें प्रयास किया, बहुत बड़ी संख्या हुई और उन तक भी ये संदेश पहुंचना बहुत आवश्यक था, तो कि ये मैसेज जाना कि किस तरीके से हमें इन सब चीजों को एड्रेस करना है। अभी हम डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी से एक निवेदन करेंगे कि बहुत संक्षेप में अपना विषय रखें। संजय सर्राफ जी हम लोगों के बीच में रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आज ये चर्चा का आयोजन किया है आपने, तो इस पर मैं समझता हूँ कि विचार रखना, सभी बुद्धिजीवियों को सुनना एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं क्योंकि अभी कृषि शिक्षा को देखता हूँ ICAR में, और हमारे पास करीब 74 यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं पूरे भारतवर्ष में। और जैसा कि आपको विदित होगा, भारतवर्ष में करीब 993 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से 74 कृषि की हैं। लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का परसेंटेज बहुत कम है। हमारे पास करीब 3 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें से 1,60,000 कृषि से संबंधित स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें हमारे कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं, और हमने करीब 3 साल पहले इस कृषि शिक्षा को एक प्रोफेशनल डिग्री बनाया, और उसमें 1 साल के लिए उनको कंपलसरी किया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कि आपको गांव में किसानों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना है, उनसे जुड़े रहना है, या कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं वहां पर जाकर आपको एक एक्सपोजर देना है। तो वो आपके क्लासरूम से अलग हट। तो इस समय हमारी जरूरत है कि जो माइग्रेंट लेबर्स की प्रॉब्लम है, जो गांव की तरफ लोग जा रहे हैं, तो किस तरह से हम उन स्टूडेंट्स को भी इनसे जोड़ें, और किस तरह से हम ये देखें कि क्या हम अपने उद्योगों को या बहुत सारे जो हमारे दिक्कतें हैं उनको हम कृषि से जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि बहुत दिनों से हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमें जाना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही लेबर इंटेंसिव एक खेती है,
तो क्या इस समय हम इसका फायदा उठाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ सकें? और उसके लिए हमारी जो कृषि शिक्षा है उसको भी हम थोड़ा रीओरिएंट कर सकते हैं कि किस तरह से उसमें नई नई पद्धतियां, नया नया ज्ञान लोगों को दें, और जो भी वो लोग प्रोजेक्ट लें वो सारे उस तरह से हों कि जिसमें लोगों को, लेबर्स को हेल्प हो सके। उसी तरह से क्या हम कोई ऐसी लिस्ट बना सकते हैं, मैं समझता हूँ हम सभी लोग इस पर अपने विचार रख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बहुत सारे तेल हैं हमारे जो वनस्पति ऑयल है, दूसरी चीजें हैं, तो उनकी लिस्ट बना के उन सब को हम रोक कर अपनी ही प्रोडक्शन शुरू करते हैं। उसकी क्या टेक्निक हम अपनाएं, शिक्षा को भी हम उसी तरह से रिओरिएंट करें, हमारे नीतियां भी उस तरह से हो कि हम इंपोर्ट बंद करके हम सब, अब हमारे पास लेबर की कमी नहीं है, और जो हम लोग बहुत समय सोचते थे कि गाँव को हमें विकास करना है, तो गाँव में ही हम इस तरह का विकास करें। हमारे जो कॉलेजेस हैं, करीब 60% कॉलेज हमारे रूरल बेस्ड हैं सर। तो क्या आगे हम नीति बना सकते हैं कि आगे से जो भी यूनिवर्सिटीज खुलेंगी या जो भी इस तरह के संस्थान खुलेंगे, उनको हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा गाँव के बीच में ही खुलें, जिससे कि उनको रोजगार भी मिले और गांव से सब लोग जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि दोबारा माइग्रेशन गांव से शहर की तरफ ना हो। उसी तरह से एक और बिंदु, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, एक बिंदु और है कि हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है पूरे विश्व भर में, वो सिर्फ 15 स्पीसीज से होती है और 60% हम सिर्फ राइस, व्हीट और मेज से हम पूरी करते हैं। तो जो बाकी 3 लाख तरह की स्पीसीज हैं, अभी ये बहुत अच्छा समय है हम अपने फूड रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई करें, देखें कि हम किस तरह से उनको भी हम कल्टीवेशन में ला सकते हैं, जिससे कि फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। जो लैंड हमारी कल्टीवेबल नहीं है, तो उसमें किस तरह से उनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसको भी हम अपनी शिक्षा नीति को भी उस तरह से हम रिओरिएंट करें कि जिससे उन स्पीसीज को भी कल्टीवेट करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें, अपनी फूड रिक्वायरमेंट भी हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और हम लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे और अपने आप में आत्मनिर्भर भी हम हो पाएंगे। तो अतुल जी धन्यवाद। ये मैं शिक्षा से संबंधित हम क्या हम कर सकते हैं, और जो भी आपको सहायता की जरूरत हो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल जी। अब हमारे बीच में डॉक्टर संजय सर्राफ जी हैं, मध्य प्रदेश का जो स्टेट अपना रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर हैं। आप इसको कृषि के अलावा भी किस दृष्टि से देखते हैं और इसमें क्या क्या आपको लगता है, और खासतौर से हमारा आज का जो विषय है वो माइग्रेंट्स को लेकर फोकस्ड रहा है, अपन उनके लिए क्या कर सकते हैं, और क्या आपके पास में कुछ इस तरीके का फीडबैक है अभी कि वो लोग आए हैं तो किस तरीके से जाना चाहेंगे या रहना चाहेंगे गांवों में, तो क्या करना होगा? सबसे पहले दीनदयाल शोध संस्थान को इतने अच्छे वेबिनार के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। लगभग काफी कुछ बातें इस विषय पे पूर्व में कही जा चुकी है। मेरे सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के जो लगभग 6 लाख लोग अप्रवासी मजदूर जो वापस अपने प्रांत में आए हैं, अपने पूरे प्रांत की सभी ग्राम पंचायतों की संख्या अगर हम लोग देखें 22,816 के लगभग है, तो औसत 30 के लगभग मजदूर प्रति ग्राम पंचायत आता है अगर हम लोग औसत निकालें। ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। और अच्छी बात ये भी है कि लगभग सभी को मनरेगा में काम मिलने भी लगा है, अपने पूरे मध्य प्रदेश की लगभग सभी पंचायतों में। मेरा अनुरोध सिर्फ इसमें यह है कि 15-20 दिन का कुल समय है अपने पास जब मनरेगा में काम पूरी रफ्तार से चल सकेगा। उसके बाद बारिश का समय आ जाएगा, तब मनरेगा के काम की गति भी काफी हद तक कम हो जाएगी। हम लोग इनकी एक नेट प्लानिंग कर सकते हैं पूरे राज्य स्तर पे, पंचायत को इकाई मानते हुए, जिसमें प्रत्येक अप्रवासी मजदूर जो बाहर से यहाँ आया है उसकी डिटेल हम लोग अपने उसमें रख लें, और हमारा प्रयत्न ये हो कि इस लीन पीरियड में बारिश के मौसम के दौरान हमारी ये प्लानिंग हो जाए कि ऐसा कोई भी मजदूर जो नकारात्मक पलायन करता है, जो किसी बेहतरी के लिए नहीं मजबूरी में पलायन करता है, उसको हम किसी न किसी एफपीओ या एसएचजी से लिंक करें और उसको ये मजदूरी से आजीविका की तरफ स्विच करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत का अपना लोकल पोटेंशियल है और वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के मान से इतनी संख्या के लोगों को हम लोग एफपीओ और एसएचजी के माध्यम से लगा सकते हैं।
क्योंकि अभी 15-20 दिन ही मनरेगा काम चलेगा, उसके बाद एक गैप आएगा। हमारी इस दौरान ये प्लानिंग हो जाए कि हम इन सारे लोगों को किस प्रकार संस्थाओं से, एसएचजी से और किसी ऐसे काम से जोड़ सकते हैं जो उनके लिए स्थायी आजीविका का स्रोत बन सके। इन 3 महीने के दौरान हम लोग ये प्लानिंग भी कर सकते हैं कि छोटी-छोटी स्किल की ट्रेनिंग दे करके इनको हम कैसे यहाँ अच्छी गुणवत्ता के जीवन के साथ रोक लें। जो पॉजिटिव पलायन है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि वो बेहतरी के लिए जा रहा है। लेकिन अगर कोई मजबूरी में पलायन कर रहा है तो हम लोग उन परिस्थितियों को समाप्त करने की दिशा में प्रयत्न करें। और अपने पास ये समय है अभी, क्योंकि बारिश के दौरान बहुत काम भी नहीं रहता है। इस समय का हम लिए 2 चीजें हैं ट्रेनिंग के बारे में। एक राज्य स्तर पे देखते हैं तो ये संख्या बहुत ज्यादा। मेरी आवाज राज्य स्तर पे जब हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग का जो पोर्शन है, क्योंकि हम लोगों का विषय मूलतः ट्रेनिंग का ही है, तो 6 लाख लोगों की ट्रेनिंग करना पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे, क्योंकि ये 6 लाख लोग एक परिवार के 1 से अधिक लोग भी हो सकते हैं। तो जब इन 6 लाख मजदूरों की परिवार की संख्या हम लोग निकालेंगे तो वो और कम हो जाएगा। वो मेरे अनुमान से लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में ही आएगा। तो उसको अगर हम लोग अपनी प्लानिंग के तहत किसी उत्पादक काम के प्रशिक्षण में लगाते हैं तो भी इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। मेरी यही 2-3 बिंदु थे जिसको मुझे लगता है कि इस दौरान हम लोगों को तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। एक पॉइंट और रह गया था मेरा, इसमें मनरेगा और आजीविका, ये दोनों चीजों को कंबाइन होकर के काम करने की जरूरत है, क्योंकि इनको काम करने वाली एजेंसी विभाग तो एक है, लेकिन उन एजेंसीज में ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा गैप है। तो कितना इस गैप को हम मिनिमाइज कर सके, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमको आजीविका और रोजगार इसको हम डिफरेंट मोड में नहीं चला सकते। तो उचित होगा कि इसका एक प्रॉपर कन्वर्जेंस लोकल लेवल पे हो, ताकि न प्रवासी मजदूरों की जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम डॉक्टर अनुपम मिश्र जी और उसके बाद वसंत पंडित जी, क्योंकि दोनों इस पूरे के पूरे जो एक्सरसाइज हुई है दीनदयाल शोध संस्थान की तरफ से, दोनों उसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, इसलिए पहले अनुपम जी कुछ बताएंगे, फिर वसंत भैया, और फिर माननीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। माननीय अतुल जी, धन्यवाद आपको मेरे को इनवाइट करने के लिए। जो आपने दीनदयाल शोध संस्थान ने जो एक फॉर्मेट बनाया था, मजदूरों की जानकारियां, जो माइग्रेंट लेबर्स है, इनके बारे में जो क्वेश्चनर डेवलप किया था, आपकी सहायता से वो क्वेश्चनर हम लोगों ने अपने और भी केवीके को वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दिया था। इसमें करीब हमारे पास 8,13,000 मध्य प्रदेश में और 1,76,000 छत्तीसगढ़ में माइग्रेंट लेबर की जानकारी मिली थी कि इन लोग दूसरे प्रदेशों से वापस आए थे। इनके लिए हम लोगों ने जो सोचा था कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी हमारे एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, उसके बारे में जो हमारा आर्या प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था हमारे सत्ता डिग्री में भी, और हमारे 12 अदर जो आर्या प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोगों ने कुछ एरिया आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है कि जिसमें हम 200 युवकों को अभी ट्रेन कर रहे हैं, उसमें हम संख्या बढ़ा सकते हैं, जो कि एक फुल प्रूफ हमारे पास एक बिजनेस मॉडल है हर एक उस जिले के लिए। तो इसको हम फर्दर दूसरे जिलों में भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो हमारा लॉकडाउन के पीरियड में जो आईसीटी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस समय मूवमेंट भी हमारा रिस्ट्रिक्टेड था, लोगों से मिलना भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम कैसे लोगों से कनेक्ट हो, तो इसके लिए आईसी प्लेटफॉर्म में जितने भी हमारे एरियाज हैं, इसमें हम अपने केवीके वालों की कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो मिल सके। दूसरी चीज, जो कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम है, जैसे अभी हमारे एनआरएलएम का विषय थोड़ा कम आया है, एनआरएलएम, एसआरएलएम और जो हमारे मनरेगा है, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने 163 एग्रीकल्चर ऑपरेशन को बताया था जहाँ पे हम मजदूरों को जोड़ सकते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करके और इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरी चीज, हमारे केवीके ने, बहुत सारे केवीके ने इनको लिंक किया है, पर मोस्टली एनआरएम बेस्ड एक्टिविटी में लिंक किया है, या नर्सरी बेस्ड में
या हमारे जो फॉरेस्ट के टी प्लांटेशन है, इसके अंदर इन लोगों ने लिंक अभी हम लोगों ने किया है। तीसरा जो हमारा सीड वाला बिजनेस है, जो कि अभी खरीफ हमारे सिर पे है, और खरीफ में बहुत सारा हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशन शुरू होंगे, तो इसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस है, इसमें हम मजदूरों का कैसे उपयोग करें, और जो खरीफ की प्लानिंग है, चाहे हमारी समर प्रोइंग हो या सोइंग हो या अपना सीड हो, सब अवेलेबिलिटी हो, इसके बारे में भी हमको इन मजदूरों को भी इंगेज करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा पूरे मजदूरों का। और दूसरा जो हमारे इंटरप्राइजेस है कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग, उसके लिए जो हमारी बेस्ट जो हमारी प्रैक्टिसेस होंगी कि क्लस्टर बेस हम अप्रोच लगे। जैसे हमारे यहाँ बुरहानपुर में बनाना फाइबर का जो हम प्रमोट करते हैं, या खरगोन और खंडवा में यदि हल्दी और चिली और टर्मरिक को प्रमोट करते हैं, या जो हमारा मंदसौर और नीमच है जहाँ सीड स्पाइसेस होता है, तो क्लस्टर बोस कमोडिटी आइडेंटिफाई करके उसमें इनको हम जोड़े, उसकी प्रोसेसिंग और जितनी भी सप्लाई चेन या वैल्यू चेन में जितने भी लोग शामिल होंगे, इनको यदि हम इकट्ठा करके इनके बारे में हम बात करें, तो जैसा कि आपने बताया कि अभी हमको एनालाइज करना है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो अभी अपन को 2 पार्ट में एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, तो हमको समाधान की ओर भी जाना पड़ेगा और कैसे इसका क्रियान्वयन होना है, दोनों की तरफ साथ साथ चलना पड़ेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। आपका हमें हमेशा ही सहयोग, मार्गदर्शन सब कुछ मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वसंत भैया, श्री वसंत पंडित जी कुछ हम लोगों को कहेंगे और फिर माननीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो नमस्ते। कभी हम लोग ये गांव की विषय सोच रहे हैं कि जो माइग्रेंट वापस आया है, कि मेरा सबसे निवेदन एक ही है कि हम लोग इसको थोड़ा एक इंटीग्रेटेड व्यू में देख लीजिए, क्योंकि कभी वो माइग्रेंट वापस गांव में आया है, वो गांव का इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गया। वो घर में 4 लोग खाना खा रहे थे, अभी 8 लोग खाना खा रहे हैं, तो वो घर में स्ट्रेन हो गया और गांव में स्ट्रेन हो गया, वो इकोनॉमी बहुत स्ट्रेन हो गया, वो पूरा चीज। अभी केवीके जोड़ा हुआ है, प्रवीण कृष्णा जी है ट्राइफेड से, केवीआईसी है, ये बहुत सारा माध्यम है जो अकेला गांव में काम कर रहा है। मेरा एक निवेदन है कि वी हैव टू मेक एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि ये सब जो योजना है केवीके जो जमीन पर है, सबके माध्यम से उसका मदद ले लीजिए। वो पोषण के लिए दूसरी एजेंसी को इन्वॉल्व कर लीजिए, जो मार्केटिंग है उसके लिए ट्राइफेड को इन्वॉल्व कर लीजिए, केवीआईसी को ट्रेनिंग के लिए इन्वॉल्व कर लीजिए, और अकेला एक साइलो में काम नहीं करना। ये स्थिति ऐसा है कि जब तक हम लोग आपका जो भी रिसोर्सेज है वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में यूटिलाइज नहीं करेंगे गांव के लिए, तो वो कुछ सफलता मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। तो सतना में जो हम लोग मॉडल बना रहे हैं, वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल कर रहा है, जिसमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ विलेजर्स लाइफ उसमें साथ में लेकर उसको एक मॉडल बना के आपके सामने 2-3 महीना में लगवा देंगे। थैंक यू। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी से, कि हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। अभी हम लोगों को देश के बड़े ख्यातिनामा और अनुभवी व्यक्तियों से विचार सुनने को मिले हैं। ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है, कोई एक जिले की या कोई एक प्रांत की नहीं है। और इसलिए जैसे पहाड़ी के नीचे से देखिए तो केवल 10 फुट 12 फुट पगडंडी दिखती है, और जो पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाता है उसको कई मील तक दिखाई देता है। तो जो देश में इस प्रकार का नेतृत्व है जो ऊपर बैठा हुआ है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने 20 लाख करोड़ के जो पैकेज दिए, आर्थिक पैकेज दिया है, उसका जब हम ध्यान दें, क्योंकि उसमें सब कुछ शामिल है और उन्होंने बहुत सोच समझ के इस पैकेज को बनाया है। देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की जिस योजना में समाज जुड़ गया, जो जन आंदोलन बन गया, वो सफल हो गया। तो इस योजनाओं में को कैसे जन आंदोलन बनाया जाए, इसमें 2 प्रकार के लोग इसको जन आंदोलन में बदल सकते हैं। एक तो सरकारी तंत्र, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, हजारों लाखों की संख्या में है, परंतु दूसरा स्वयंसेवी संगठन, एनजीओस और अन्य कई प्रकार के संगठन हैं जिनके पास लाखों कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं।
तो ये जो इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये समाज को और सरकार को जोड़ने का लिंक होते हैं। इनके कारण समाज इन योजनाओं से जुड़ता है और इसलिए हमारे जैसे संगठन एनजीओस हैं, ऐसे कई हजार संगठन अपने देश में हैं और इसलिए उन सबके कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन यही है कि हम इस योजना को क्रियान्वित करने में पूर्ण सहयोग दें और हमारा उपयोग सबसे ज्यादा जो हो सकता है उस क्षेत्र में हो सकता है जहां हमारा कार्य है। जैसे दीनदयाल शोध संस्थान का कार्य कुछ क्षेत्र तक सीमित है, ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता जहां मौजूद हैं वहां पे हम इन योजनाओं के लिए क्या सहयोग दे सकते हैं। मुझे दो बातें बहुत विशेष लगती हैं। एक तो ये कि जो प्रवासी इस प्रकार का मजदूर है उसकी स्किल मैपिंग हो कि वो किस प्रकार का काम जानता है और किस प्रकार के काम में उसको काम मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। दूसरा उसका एम्पावरमेंट कि यदि उसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसको कैसे स्किल दिया जाए, ITI उद्यमिता के द्वारा ये किया जा सकता है। तो ऐसे इस प्रकार के काम समाज सेवी संगठन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में समाज सेवी स्वार्थविहीन काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सेना होती है, बहुत बड़े उनका वॉलंटियर फोर्स है। तो उनकी सबकी शक्ति का, उनके सबके सेवा भाव का उपयोग हम लोग इन योजनाओं को जन योजनाएं बनाने में कर सकते हैं। और इसलिए मेरा अपना दीनदयाल शोध संस्थान की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बड़े सुंदर विचार भी दिए हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि हम सरकार की योजनाओं में से जो भी योजना हमारे क्षेत्र में लागू होती है उसमें क्या सहयोग दे सकें और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें और ये देखें कि जो पैसा जिस काम के लिए बना है उसी काम में लगे और समाज का उसको पूरा सहयोग मिले। यहाँ पे हम एज ए ब्रिज बिटवीन द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट, समाज सेवी संगठन को ये ब्रिज का कार्य करना है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबने बहुत हम लोगों को और इसमें कार्यक्रम में भाग लेकर लाभान्वित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। हम लोग इसको अब यहीं रोकते हैं क्योंकि आप मंत्रीगण हमारे साथ 2 घंटे से अधिक समय से बैठे हैं। आपको और भी महत्वपूर्ण कामों में व्यस्तता होगी। सभी अपने वरिष्ठ अधिकारी सरकार के भी हम लोगों के साथ में हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे और इतना बहुमूल्य आप लोगों के सुझाव आए और हमें आशा है कि जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दीनदयाल शोध संस्थान और ऐसे दूसरी संस्थाएं एक सेतु का काम करें सरकार और समाज के बीच में। इसके लिए दीनदयाल शोध संस्थान हमेशा से प्रयासरत है और आगे हम इसको और किस ऐसे मैकेनिज्म में इंस्टीट्यूशनलाइज करके काम करें, इसकी एक शायद आवश्यकता लगती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय नरेंद्र जी ने कहा था कि FPOs के लिए जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए जो गाइडलाइंस बन रही हैं उसमें अपने लोगों की भूमिका क्या हो सकती है, इसको इंश्योर करने के लिए हमें लगता है कि अभी से हम लोगों को कुछ ना कुछ जुट जाना पड़ेगा। आप सबका एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और हम एक बार कल्याण मंत्र के साथ में इस अभी वेबिनार का समापन करेंगे। मैं पहली पंक्ति बोलता हूं फिर हम सब लोग करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति।